नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दिल्ली चुनाव में जीत का जश्न अभी बीजेपी पूरे तरीके से मना भी नहीं पाई थी कि उसे एक बड़ा झटका लग गया है। दरअसल मणिपुर में सीएम एन बीरेन सिंह ने अपने पद से आज अभी से थोड़ी देर पहले इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने कोई कारण तो नहीं बताया है, लेकिन यह जरूर बताया है कि सरकार को मणिपुर में कौन कौन से कामों पर ध्यान देना जारी रखना चाहिए, और इसमें राज्य में शांति और एकता की बात भी कही गई है। यानी यह कहा जा सकता है कि पिछले 1.5 सालों से मणिपुर को संभालने की नाकामी का बोझ अब एन बीरेन सिंह अपने कंधे पर और अकेले नहीं उठाना चाहते। उन्होंने इसमें अब केंद्र सरकार को भी शामिल कर लिया है। यह सीधे सीधे मोदी की बड़ी नाकामी मानी जाएगी। अब मणिपुर में नया सीएम बीजेपी किसे बनाती है और इसके बाद भी मोदी क्या वहां की अनदेखी जारी रखते हैं, यह देखना होगा। इस पर आज चर्चा तो हम करेंगे ही। इधर दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद भी सियासी गहमागहमी शांत नहीं हुई है और एक तरफ जीती हुई बीजेपी मंथन कर रही है कि अगला सीएम कौन होगा, बीजेपी का सीएम कौन बनेगा, क्योंकि इस दिल्ली पर बीजेपी के कई दावेदार हैं और इस समय किसी भी कद्दावर नेता को नाराज करने का जोखिम बीजेपी नहीं उठा सकती। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी अब अपने भविष्य को लेकर मंथन चिंतन कर रही है। आज ही अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक हुई और इधर इंडिया गठबंधन में भी अब मंथन हो रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़कर सही किया या गलत किया, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि अरविंद केजरीवाल अपने अहंकार में दिल्ली में अकेले लड़े। उन्हें यकीन था कि बीजेपी को वही हरा सकते हैं, लेकिन इन चुनावों में उन्होंने जो कुछ किया वो गलत किया और इन चुनावों ने उन्हें गलत साबित किया है। और वहीं कांग्रेस के महत्व को दोबारा स्थापित कर दिया है इस चुनाव के रिजल्ट ने। कांग्रेस को भले ही 0 सीटें मिली हो, एक भी सीट न मिली हो, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के तमाम दल आने वाले चुनावों में अकेले अकेले लड़ने के हिमायती नहीं दिख रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक के लोगों का यह भी मानना है कि मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी को खत्म करने में सफलता मिलेगी ही। दिल्ली चुनावों के बाद एक तरफ इंडिया में एकता और बढ़ती हुई दिख रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग को लेकर भी उठने वाले सवाल तेज हो गए हैं। आज इस बारे में अखिलेश यादव ने एक अहम टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आइए सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव को सुनते हैं कि चुनाव आयोग को लेकर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। सुन लीजिए, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एन बीरेन सिंह से लेकर यानी मणिपुर से लेकर दिल्ली तक बहुत कुछ है और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन किस दिशा में जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले सुनिए अखिलेश यादव को। देखिए, दिल्ली का परिणाम जो हमने आपने देखा, आपको हम चाहते थे कि आप पार्टी जीते, आप पार्टी नहीं जीती, बीजेपी जीती है। लोकतंत्र में हम जनता का जो भी फैसला वो स्वीकार करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हमने आपने लूट देखी है। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई ना कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया, ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए। जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले, लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे, जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में।
तो सुन रहे थे आप यहां पर सीधा सीधा अखिलेश यादव ने 420 की बात कर दी है। 420, हालांकि भारतीय न्याय संहिता में यह धारा अब खत्म हो गई है। आप जानते हैं अब फ्रॉड के लिए धारा 318 लागू हो गई है, मगर 420 या 318 अखिलेश यादव का सीधा कहना है कि यह सब ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगा। इस बारे में शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है। ये जरा उनको भी सुन लेते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत उद्धव गुट के नेता हैं, लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। उनके लोग भी चाहते होंगे कि हमारा भाई कोई दिल्ली प्रदेश में जगह हो, हमारी कोई सीटें यहां लड़ना चाहिए अस्तित्व के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है, देश के साथ। उमर अब्दुल्ला जी का जो बयान है मैं उससे सहमत हूं। हम भी यही कहते रहे कि लड़ते रहो और मोदी जी को भाजपा को विजय करते रहो। हम लड़ेंगे ये तो चाहते हैं बीजेपी, हम आपस में लड़ते रहे और उसका फायदा बीजेपी को हो। यह अगर ये ज्ञानी लोग समझते नहीं है, राजनीति के जो ज्ञानी लोग हैं सभी, चाहे केजरीवाल जी उनकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, अगर आपको आनंद होता है किसी को कि केजरीवाल जी हार गए या कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, खाता नहीं खुला, या अगर हमको उसका हम खुशी व्यक्त करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं बार बार कहूंगा, ये उद्धव ठाकरे साहब का भी कहना है हमारी पार्टी के, कि जब तक हम लड़ते रहेंगे तब तक हम तानाशाही का पराभव नहीं कर सकते, उनको हम पराजित नहीं कर सकते। ये अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हम राजनीति नहीं करनी चाहिए देश में। इंडिया अलायंस का अभी फ्यूचर क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। ये जो है ये सूजन है। कोई एक्सीडेंट होता है तो अपना बॉडी सूज जाती है, अरे हमको लगता है क्या बॉडी बढ़ गई उसकी। ये सूजन है, ये ईवीएम से है या पैसे से है, दहशत से है। ये टेम्पररी है, ये पीरियड जाना चाहिए। अब 10 साल हो गए, अभी आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये सूजन उतर जाएगी। इस देश को हम सब लोग जो है अपोजिशन में जरूर आगे लेकर जाएंगे। आज हम सत्ता में नहीं है, लेकिन जनता की आवाज उठाते रहेंगे। इंडिया ब्लॉक है और रहेगा और मजबूत करेंगे। अभी तो करना ही पड़ेगी ना। तो कुल मिलाकर यहां संजय राउत ने बहुत सारी बातें कही और सीधे सीधे बीजेपी को कैसे खत्म किया जा सकता है उसकी बात भी अपनी रख दी। उनके अलावा आदित्य ठाकरे और भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी दिल्ली चुनाव में अनियमितता की आशंका जतलाते हुए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि चुनाव आयोग इन शिकायतों को नजरअंदाज करता आ रहा है, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह सवाल उठाए हैं और खासकर राहुल गांधी की 7 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठे सवालों से अब चुनाव आयोग भी कब तक बचेगा यह देखना होगा। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि दिल्ली के चुनाव का कितना असर बाहर जाने वाला है। क्या दिल्ली जैसा खेल बिहार में भी होने देगा इंडिया गठबंधन, या अभी से उसने रणनीति बनानी शुरू कर दी है? लेकिन सबसे बड़ी खबर इस समय आई है मणिपुर से, जिसके बारे में शुरुआत में चर्चा कर चुका हूं और जिसमें बुरी तरह फंस रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या मणिपुर के म को इग्नोर करना मोदी पर पड़ गया है भारी? इन तमाम सवालों पर विचार करेंगे अभी इसी चर्चा में और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मणिपुर से लेकर दिल्ली तक जो कुछ चल रहा है, ये देखिए इस्तीफा सौंपा है इन्होंने और इसके बाद एक झटका है। क्या इसको झटका के भाजपा को झटके के तौर पर देखा जाए या कुछ और देखा जाए? एक तरफ भाजपा की रणनीतियां, यानी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की रणनीतियां, और उसमें कुछ राज्यों को इग्नोर करना, और उसमें मणिपुर सबसे ऊपर। महिलाओं को, मणिपुर को इग्नोर करने का मतलब आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, यह साफ साफ दिखाई दिया। और आज से नहीं बल्कि लगभग पिछले 1.5-2 साल से यही चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ
दिल्ली में जो कुछ हुआ है उसमें जैसा संजय राउत कह रहे हैं कि आपस में लड़ेंगे तो भाजपा को फायदा होगा, यह बात अरविंद केजरीवाल को और इधर राहुल गांधी को दोनों को समझ लेनी चाहिए, दोनों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए थी। लेकिन चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे उमर अब्दुल्ला ने कल ट्वीट किया था कि आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे, तो उमर अब्दुल्ला भी समय समय पर इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलते रहे। उधर सुप्रिया सुले जो दूसरे साइड बैठी हुई थी उस दिन 7 तारीख को मीटिंग में, वो भी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रही हैं। तो आप किस दिशा में जाना चाहते हैं? आपकी अपनी आइडियोलॉजी क्या है, या आप चाहते हैं कि सत्ता पक्ष में जो है हम उसके साथ रहें? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब खोजने की, ढूंढने की कोशिश करेंगे हम दोस्तों इस कार्यक्रम में, लेकिन उसके साथ साथ मणिपुर को भी टटोलेंगे कि आखिर अब आगे क्या मणिपुर में। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, जयशंकर जी हैं और साथ में प्रशांत टंडन जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, मणिपुर की बात से ही शुरुआत की जाए। एक इंतजार लंबा, हम लोग तो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मणिपुर के बहुत ही इस बुरे हालात को देखकर आया हूं मैं। 2024 के शुरुआत में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी वहां से, तो 4 दिन वहां रहने का मौका मिला था। 4 दिन में वहां कैंप में भी गया था और बहुत कुछ देख के आए हम लोग। मेरे से पहले जयशंकर जी वहां से आ चुके हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ देखा। मैतई और कुकी 2 समुदाय के बीच जो कुछ वहां है वो बिल्कुल भारत और पाकिस्तान से भी बुरा हाल है। वहां बॉर्डर का हाल है। बस में घुसकर मैतई इलाका में जाइए तो कुकीज, और कुकी इलाका में जाइए तो मैतई, ये दोनों मिलकर एक दूसरे के से दुश्मनी निकाल रहे हैं। और तीसरा जो है वो नागालैंड वाला जो एरिया, ग्रेटर नागालैंड, वो भी अब धीरे धीरे अशांत, पहले शांत था अब अशांत हो रहा है। यानी बहुत बुरा हाल है। मणिपुर को उस बुरे हाल में छोड़कर इन बीरेन साहब जो हैं वो चिट्ठी सौंप रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी कल निकल लेंगे फ्रांस, उसके बाद अपने ग्रेट दोस्त से मिलने चले जाएंगे अमेरिका। क्या कहेंगे? तो पहली बात तो राजीव जी की वो सीफा, नहीं मैं अनम्यूट हूं, आवाज आ रही? आ रही। तो पहली बात की वो इस्तीफा एक बार और दे चुके हैं, नाटकीय इस्तीफा, और उन्होंने इस्तीफा फाड़ दिया था। और वो हिंसा के दौर के बीच में ये बात हुई थी। उसके बाद अब उन्होंने अगर इस्तीफा दिया तो क्या वो नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं? और अगर नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं तो बड़ी देर में नैतिकता उनकी जागी है। और इस्तीफा देने से उनका अपराध कम नहीं हो जाता है, पहली बात। दूसरी की वहां पे केंद्र सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी है कि प्रेसिडेंट रूल लगाए। प्रेसिडेंट रूल लगाकर वहां पे पहला काम ये करें कि समाज में जो दूरियां आ गई इसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जो लगातार वहां पे से खबरें आती रहती है, अभी भी हिंसा जारी है, उस समाज की दूरियों को कम करें। जो वहां पे कमजोर तबका है उसकी सुरक्षा को करें। पुलिस वहां की और जो सुरक्षा बल है उनको न्यूट्रल करें। बहुत पहले वहां पे आर्मी लगाने का एक प्रस्ताव था, आर्मी को लगने नहीं दिया गया इसी मुख्यमंत्री के द्वारा। तो वहां पे सबसे पहले की स्थितियां को नॉर्मल करें जी। और जब तक स्थितियां सामान्य नहीं होंगी, जब तक नहीं होगा, और जब तक प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं होगा, तब तक ये नहीं होगा। आप देखिए कि कश्मीर में जब हिंसा होती थी तो देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां सबसे पहले देवगौड़ा गए थे, वाजपेयी जी वहां गए और इंटरवीन किया, लोगों से मिले। प्रधानमंत्री को आज तक वक्त नहीं मिला मणिपुर जाने का। दुनिया भर में वो घूमते हैं, रैलियां करते हैं, उद्घाटन करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। चुनाव के दिन वो गंगा नहाने पहुंच गए, तो
मणिपुर नहीं जा पाए। लेकिन तो प्रधानमंत्री की विफलता है ये, और प्रधानमंत्री की विफलता के साथ साथ तमाम इंस्टीट्यूशंस की विफलता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरव्यू नहीं किया, चलता रहा ये मामला। तो अगर संवैधानिक व्यवस्था तार तार हो रही है, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पे कंट्रोल नहीं हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन क्यों नहीं करेगा? तो ना सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, ना केंद्र सरकार की दूसरी एजेंसियों ने इंटरवीन किया, और आज भी वहां पे हिंसा जारी है। तो और वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा अब दिया है, पहले से वो सत्ता में कैसे चीफ मिनिस्टर बने रहे, इन सब में दोषी केंद्र सरकार है। और वो बिल्कुल पार्टीजन होके वहां पे काम करते रहे, एक वर्ग के साथ मिल के काम करते रहे। वहीं के तमाम एमपीज ने, एमएलएज ने इस बात को उठाया। राहुल गांधी ने अपनी दूसरी यात्रा वहीं से शुरू की थी जब आप गए थे वहां पे, और राहुल गांधी ने उस मुद्दे को उठाया और बताया कि कैसे कितना डिवीजन है वहां पे। मैंने वहां पे खुद फैक्ट फाइंडिंग टीम जो गई थी उन लोगों से इंटरव्यूज किए और पता किया कि सच्चाई क्या है। 2 इंटरव्यूज किए। तो सिचुएशन वहां की बहुत खराब है, और रिलीफ कैंप्स की सिचुएशन बहुत खराब है। दूर दराज के इलाके से वहां पे खबरें भी नहीं आती हैं इतनी, लेकिन सिचुएशन वहां की जो है वो बहुत खराब है, और उसमें तुरंत इंटरवेंशन जो है वो हस्तक्षेप केंद्र सरकार का होना चाहिए। वीरेंद्र सिंह के भरोसे जो छोड़ा गया 2 साल से, लगभग 2 साल होने जा रहा है वहां पे हिंसा चल रही है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। जी राजीव जी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, और इन जिम्मेदारियों का कितना निर्वहन किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, ये देखना तो हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन 2 साल लगभग होने को हैं, और इसी मई में 2 साल हो जाएंगे मणिपुर हिंसा के। और वहां से आप याद कीजिए कि वहां से लगातार और एक लंबा वक्त आखिर क्यों खींचा, एक तो ये बात। दूसरी बात कि जब आप यहां कल दिल्ली का चुनाव, क्या दिल्ली के चुनाव से मणिपुर का कुछ लेना देना है? जरा इस तार को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जयशंकर जी आपके पास आता हूं, फिर पंकज जी और अमलेंदु जी के पास आता हूं। जयशंकर जी, दिल्ली चुनाव का इंतजार कर रहे थे क्या एन वीरेंद्र सिंह इस्तीफा देने का? दिल्ली में सब कुछ बल्ले बल्ले, और क्या अगर वीरेंद्र सिंह वहां इस्तीफा दे देते तो दिल्ली के चुनाव पर कोई असर पड़ता क्या? जरा इसको समझने की कोशिश हम करें, यह बहुत जरूरी है। इसको डिकोड करते हैं जरा आपके जरिए, क्योंकि मणिपुर के भौगोलिक, सामाजिक हर हालात को आप अपनी आंखों से देखे हैं, समझते हैं आप, इसलिए भी, और दिल्ली में आप रह रहे हैं उस हिसाब से भी। और तीसरा, इन सब के बीच बीजेपी की जो राजनीति है उसको भी बहुत नजदीक से देखते हैं आप, और क्या इसका देश की राजनीति पर कोई असर पड़ते हुए दिखता है आपको? बहुत देर से आया हुआ एक उचित फैसला है ये। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री जो मणिपुर के पहले पत्रकार भी थे, आपको बता दें, वो जिस ढंग की सरकार चला रहे थे, उन्होंने कम्युनल डिवीजन करने में किसी तरह का संकोच नहीं किया। राज्य को अगर मैतेई और कुकी लोगों के बीच या नगा लोगों के बीच बांटने में अगर कोई भूमिका रही है, असल में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही रही है शुरू से ही कि बांट करके राजनीति करने की। जब यह कांड हुआ मणिपुर में, जब हिंसा 3 मई से भड़की, उसके बाद मतलब इस सरकार ने क्या कहा जाए, मतलब अमित शाह गए वहां पे, गृह मंत्री के रूप में गए, बैठकें लिए, सब कुछ किया, लेकिन हिंसा नहीं थमी। प्रधानमंत्री बेशर्मी के साथ पूरी दुनिया घूमते रहे, लेकिन मणिपुर नहीं गए। बल्कि अभी जो चुनाव हुआ 2024 के लोकसभा का चुनाव भी हुआ, या मणिपुर में भी बगल में मिजोरम में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी वो वहां नहीं गए, मणिपुर नहीं गए, मिजोरम भी नहीं गए। तो कमाल है। सबसे बड़ी बात कि आप देखिए कि अनसुईया उइके जी थी वहां राज्यपाल, वो एक भावुक महिला जिसने यहाँ के सारे घटनाक्रम के बारे में केंद्र को सब कुछ बताया, उनकी रिपोर्ट पे एक्ट नहीं किया, बीरेंद्र सिंह को हटाया नहीं, लगातार वो कम्युनल डिवीजन करने में लगे रहे। अब जाकर के अब उनको लगा होगा कि दिल्ली भी अब तो जीत लिए हैं, अब कुछ खास फर्क नहीं। हालांकि
मणिपुर के मुख्यमंत्री के बदलने से दिल्ली में कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यहाँ जो विपक्ष की दो ताकतें थी दोनों ने आपस में लड़ करके बीजेपी का काम ऐसे ही आसान कर दिया था। इसलिए मणिपुर या मिजोरम या किसी राज्य में मुख्यमंत्री बदलने का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इनको लगा होगा कि चलो अब एक राज्य और झोली में हो गया तो ठीक है, अब मणिपुर पर भी कुछ फैसला कर ही देते हैं। हालांकि इसके बाद भी क्या होगा, जिस ढंग का कम्युनल डिवीजन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रनायक की भूमिका में, स्टेट्समैन की भूमिका में नजर नहीं आए। उनके लिए जरूरी था कि वो जाते वहां पे लोगों से, तमाम पक्षों के साथ मिलकर बात करते, उनकी समस्याओं को सुनते, समाधान की बात निकालने की कोशिश करते। मुझे लगता है कि जो अजय कुमार भल्ला जो गृह सचिव थे, वो वहां गए हैं, तो उनकी जो रिपोर्ट आई होगी कि भाई गवर्नर बन के गए हैं मणिपुर में, तो उनकी जो रिपोर्ट आई होगी कि साहब इस तरह से तो अगर चलता रहा, अगर बीरेन्द्र सिंह का शासन ही चलता रहा मणिपुर में, तो हो सकता है कि यहाँ पे विद्रोही गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। क्योंकि आप भूलिए मत कि वहां नागालैंड का मामला भी, जो नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात है, जिसपे एक तरह से केंद्र सरकार ने सहमति सी दे दी थी नागा अकॉर्ड को लेकर के, वो भी आज नहीं तो कल सिर उठाने वाली है। अगर वो उठाएगी तब फिर मैतेई और कुकी लोगों का क्या होगा, ये देखने वाली बात हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि 21 महीने हो गए, 21 महीने में मणिपुर का पूरा शासन तंत्र बिगड़ गया, अर्थतंत्र बिगड़ गया। मतलब वहां की व्यापारिक व्यावसायिक गतिविधियां ठप सी हो गई, सरकारी कार्यालयों में काम ठप से हो गए। हालत यह हो गई कि पुलिस डिवाइड हो गई, प्रशासन डिवाइड हो गया, विधायक डिवाइड हो गए, पूरी कार्यपालिका डिवाइड हो गई मैतेई और कुकी लोगों के बीच में, नगा लोगों के बीच में। अब उसको कैसे एक किया जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, क्या करेंगे। प्रशांत ठीक कह रहे थे कि साहब वहां पहले तो राष्ट्रपति शासन लगाएं वहां पे, और दोनों तीनों चारों जो वहां की प्रमुख समुदाय हैं, जो उन लोगों की एक साथ बैठक करें, उनसे बातें सुने और कोई एक समाधान निकालने की कोशिश करें। सरकार बनाने न बनाने की बात तो बाद में है। सर, आपके पास प्रचंड बहुमत है, आपने जनता दल यू को भी खरीद लिया, उनके विधायकों को भी खरीद लिया। एक थोड़ा विरोध कर रहा था तो उसको आपने पार्टी से ही निकलवा दिया, तो वो सारा काम तो आप कर चुके हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन असल बात जो है वो वहां की समस्या का समाधान है। मतलब दुनिया भर में भारत का सिर उस दिन शर्म से झुक गया था जब महिलाओं को नंगा घुमाते हुए, उनके गुप्तांगों में उंगलियां करते हुए एक भीड़ चल रही थी, उसके साथ पुलिस भी चल रही थी, और उन महिलाओं को पुलिस के थाने से ले आया गया था। इससे बड़ी शर्मनाक घटना मुझे लगता है कि आजाद भारत में शायद पता नहीं कभी हुई हो कि नहीं हुई है। हमारे समझ से तो हमको तो याद नहीं आता है कि इस तरह से नग्न प्रदर्शन जो है सड़कों पे उन्मादी भीड़ कर रही हो। उसके बाद भी इस देश का प्रधानमंत्री अगर चुप्पी साधे बैठे और मुख्यमंत्री बना रहे, और मुख्यमंत्री कह रहा है कि इस तरह की तो सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में होती रही है। मतलब कमाल है, मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि हमारे राज्य में इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं, हत्या, लूट, बलात्कार, आगजनी, कितने घर जलाए गए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग अभी भी निर्वासित कैंपों में रह रहे हैं, शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। मैतेई लोग कुकी इलाकों में नहीं जा सकते हैं, कुकी लोग मैतेई इलाकों से नहीं जा सकते हैं, कुकी लोगों का जो जिला है उन जिलों से वो इधर नहीं जा सकते हैं। मतलब मणिपुर आना उनके लिए मुश्किल है। हवाई जहाज पकड़ना होता है तो कितने घंटे का सफर करके वो मिजोरम होकर के जाते हैं या नागालैंड होकर के जाते हैं, वहां से वो जहाज पकड़ते हैं। ये हालत हो गई है। तो अभी तक उस समस्या के बारे में कुछ समाधान नहीं है, और 21 साल से केंद्र सरकार सोई हुई है। एक तरह से गृह मंत्री अगर कहते हैं कि हम वहां गए थे, बात किए थे, तो उन विफल गृह मंत्री हैं, तो उनको पहले हटाना चाहिए, क्योंकि आप मणिपुर में तो फेल कर गए। 21 महीने आपके प्रयास अगर फलीभूत नहीं हुए हैं, इसका मतलब कि कोई है नहीं है। तो मेरा मानना यही है, जो प्रशांत कर रहे हैं मैं उसका एकदम समर्थन करता हूं, कि अभी की तारीख में केंद्र सरकार को चाहिए कि साहब, सरकार तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, उस पर राष्ट्रपति शासन लगाए और प्रधानमंत्री खुद जाए। यहां भी हमको लगता है कि दिल्ली में भी प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लोगों की कोई बैठक की होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। वहां जाना चाहिए, जाकर के लोगों से, सभी जो पीड़ित प्रभावित लोग हैं, दोनों तीनों पक्षों के लोग हैं, उन लोगों के साथ बैठ करके कि भाई समस्या का समाधान क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। अब कुकी लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए अलग ही प्रशासन दे दीजिए, अलग
शासन दे दीजिए, सब कुछ हमारे लिए अलग कर दीजिए। अब ये बात तो नॉर्थ ईस्ट के लगभग हर राज्यों में एक तरह से है कि जो जनजातीय लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, उनके अंदर की हमारे लिए अलग से एक स्वशासी परिषद या ऑटोनोमस काउंसिल बनाइए या उसको और ज्यादा मजबूत करिए, हम नहीं रहना चाहते इन लोगों के साथ। तो उस तरह की भावनाएं तो हैं। अब थोड़ी देर के लिए आपने कहीं दबा लिया तो इससे कोई सफलता नहीं माननी चाहिए। असल बात वही है कि एक साथ बैठ करके समस्या का कैसे समाधान निकले। मेरे ख्याल से अजय भल्ला शायद इस मामले में सहायता कर सकते होंगे, वो भी, उनको भी रिपोर्ट देनी चाहिए, उसी हिसाब से कुछ करें लोग। तो मैं तो अभी यही कहूंगा राजीव। बिल्कुल दोबारा आता हूं आपके पास। बहुत कुछ है इस बारे में बात करने के लिए। हमारे साथ धनंजय कुमार जी भी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और पंकज जी, आपके पास आना चाहता हूं। पंकज जी, क्या कनेक्शन है मणिपुर का और दिल्ली का? क्यों इतना इंतजार? एन बीरेन सिंह इस्तीफा देना चाहते थे, उस वक्त इस्तीफा नहीं दिए। उनका इस्तीफा जो है वो आपको याद होगा वायरल हो गया था और उसकी कॉपी वायरल हुई थी, फाड़कर फेंक दिया। बहुत ड्रामा उस समय हुआ था। लेकिन बीरेन सिंह आज इस्तीफा देते हैं, कल रात को इधर दिल्ली आते हैं और आज इस्तीफा देते हैं इसके बाद लौटकर। और कहा यह जा रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाने की तैयारी थी और इधर, लेकिन ये काम तो पहले और बिना इस्तीफा मांगे हुए इस्तीफा तो वो दिए नहीं होंगे। इसका मतलब है कि उनसे रेजिग्नेशन मांगा गया होगा। लेकिन अभी क्यों मांगा गया रेजिग्नेशन? ये रेजिग्नेशन पहले क्यों नहीं मांगा गया? क्या इसके तार दिल्ली से भी जुड़ते हैं? जरा इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। और जो बातें हो रही हैं कि ये दोनों आपस में लड़के बीजेपी को फायदा पहुंचा दिए, इस पे भी चर्चा करेंगे कि आखिर दोनों आपस में लड़के फायदा पहुंचाए या कुछ और कहानी है, और इंडिया गठबंधन आगे क्या कुछ करने जा रहा है। ये दो पार्ट है अपने इस चर्चा का। लेकिन पहला मणिपुर, और मणिपुर के तार दिल्ली से क्या जुड़ते हैं? पंकज जी। हाँ, ये इस्तीफा अचानक नहीं हुआ है। हुआ यह है कि पिछले 1.5 महीने से बहुत सारे विधायकों को दिल्ली बुलाकर होम मिनिस्ट्री में बातचीत की गई थी और सभी ने उसमें असंतोष व्यक्त किया था। चूंकि कल से वहां विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और पहली चुनौती है वहां पर 11 विधायकों के अयोग्य घोषित किए जाने की, जो स्पीकर के सामने। और इसके अलावा जो 10 विधायक हैं कुकी एमएलए, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो कांग्रेस और एनपीपी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कहेंगे। वहां पर सरकार का गिरना तय था, एक चीज। दूसरी चीज यह हुई कि 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑडियो क्लिप के फॉरेंसिक टेस्ट का ऑर्डर किया है, जिस ऑडियो क्लिप में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि एन बीरेन सिंह ने मेतई लोगों के हाथ में से पुलिस की आर्मोरी को लुटवाया और हथियारों के इस्तेमाल से दंगा कराया और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि वो मेतई लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। ये जो ऐसा समझा जा रहा है कि वो जो ऑडियो क्लिप है उसके अंदर स्पष्ट रूप से एन बीरेन सिंह की आवाज है और उसमें वो बहुत बुरी तरीके से गिरे हुए हैं। एन बीरेन सिंह कई दिनों से दिल्ली और उसके आसपास थे। अभी 4 दिन पहले वो प्रयागराज के संगम में अपना पाप धो के भी आए थे और जब उन्होंने अपना पाप धो लिया उसके बाद में तय किया गया कि चलो अब इनका इस्तीफा करा दिया जाए। जहां तक ये बात तय है कि यदि 1 या 2 दिन पहले मणिपुर का इस्तीफा होता तो एक मणिपुर का इस्तीफे से जाहिर है कि लाइन एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम के कारण उनके इस्तीफे की बात होती तो बीजेपी को शायद लगा हो कि विधानसभा चुनाव में जो उनका टेम्पो बना हुआ है प्रचार का, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट खबर आने के कारण शायद वो मिसमैनेज होगी। और आप देखिए कि जो प्राइम मीडिया है वो इस खबर को, जो एन बीरेन सिंह के ऑडियो क्लिप वाली खबर है, यदि ये और किसी चीफ मिनिस्टर के साथ होती तो ये प्राइम खबर होती। आप देखिए कि किसी होगी तो लाइन वाली खबर। क्यों? क्योंकि ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट है वो टीम ने इस खबर को भी दबाया। असल चीज जो मुझे लगती है कि एन बीरेन सिंह के ऊपर जो 2 संकट थे, एक अविश्वास प्रस्ताव का और दूसरा इस क्लिप का, ऑडियो क्लिप का। यह बात तय है कि मुझे नहीं लगता है कि अभी मणिपुर में कोई नया चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि मणिपुर एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। एक तो वहां पर करीबन 45,000 लोग अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। दूसरी चीज है कि लगभग इतने ही लोग म्यांमार से आए हुए अलग अलग विलेजेस में रह रहे हैं जो कुकीज डोमिनेटिंग इलाका कहलाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि बगल वाला जो राज्य है मिजोरम, उसके अंदर भी करीबन 70,000
म्यांमार से आए हुए लोग रह रहे हैं, वहां पर एक नया विवाद खड़ा हो रहा है, क्योंकि वहां पर बारबेड वायरिंग की जा रही है, जिससे कि जो फ्री आना जाना है दोनों म्यांमार और इंडिया के लोगों का, वो रुक जाए। और उसको लेकर वहां पर नगास और बॉर्डर के लोग बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि जो हमारा मणिपुर का बॉर्डर है, उसमें एक बड़ा विलेज ऐसा है जो 100% तमिल विलेज है, और म्यांमार में भी तमिल है। उन लोगों का आना जाना, खाना पीना, नातेदार रिश्तेदार, इस प्रकार से कुकीज और जो लोग हैं वो उन लोगों के साथ में ऐसे रिश्ते हैं। तो वहां पर किस चीज को लेकर भी विवाद है। दूसरा विवाद है कि इतनी बड़ी संख्या में जो माइग्रेटेड आ गए हैं, उनके जो खर्चों को लेकर विवाद है। तीसरी चीज वो कि मणिपुर का जो 21 महीने से प्रशासन ठप है, तो वहां की रेवेन्यू बिल्कुल बंद है, और अभी जो स्थिति है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वहां पर कोई भी, मुझको नहीं लगता है कि कोई चीफ मिनिस्टर भी सरकार चला पाएगा। मुझे भरोसा है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। एक चीज, जहां तक दिल्ली का सवाल रहा, जहां तक दिल्ली में चुनाव में हम इंडिया गठबंधन की बात करते, कि हो क्या रहा था कि इंडिया गठबंधन को ऐसा समझा जा रहा था कि सब कुछ त्याग कांग्रेस को करना है। देखिए, कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है और हर राज्य में वो अपनी पकड़ बनाना चाहती है, ऐसा तो है नहीं। यदि वो हर क्षेत्रीय दल के साथ में 30% पे कॉम्प्रोमाइज करने लगेगी, तो उस राजनीतिक दल का अस्तित्व क्या रह जाएगा, उसके अपने कैडर का उसका क्या होगा। एक ये सवाल कांग्रेस का एक बड़े वर्ग में चल रहा है, जो एक है एकला चलो वाला वर्ग है, और दूसरा जो है कि वो कहता है कि पहले हम सत्ता में आ जाए, उसके बाद में हम इन लोगों को रिप्लेस करें। लेकिन ये है कि कांग्रेस में अब ये जो दुविधा की स्थिति चल रही है कि हम एकला चलो की नीति पर चलें तो किस स्तर पर चलें। और जहां तक संजय राउत कह रहे हैं कि मिलकर करने से मिलके करने पे, तो महाराष्ट्र को ही मिलके चले थे, लेकिन अंतर विरोध कितने हुए वहां पर पार्टी में लेकर कैंडिडेट्स को लेकर। तो हर आदमी ये चाहता है कि समर्पण और त्याग अकेले कांग्रेस करे, और फील्ड में मेहनत, नीति में बातचीत अकेले कांग्रेस करे। जी पंकज जी, इस पे आएंगे। पंकज जी इस पे विस्तार से भी चर्चा करेंगे। जरा मणिपुर को हम लोग क्लोज करें, उस मसले को। आपके पास दोबारा आता हूं, और इस पे बहुत कुछ है जिस पे अभी हम लोगों को चर्चा करना है। इंडिया गठबंधन के भविष्य पे भी चर्चा जरूरी है। तमाम, चाहे उमर अब्दुल्ला की बात हो, चाहे संजय राउत की बात हो, और चुनाव से पहले जिस प्रकार इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के नेता बात कर रहे थे। अखिलेश यादव आज मिल्कीपुर हार गए, उसके अलावा 10 में से आप देखिए 9 सीटें तो हार चुके हैं, शायद, मुझे जहां तक ध्यान है 9 सीट शायद हार चुके 10 में से, और 8 सीट हार गए। तो फिर और जबकि वहां कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी, कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन दिया। एक भी सीट पे, उपचुनाव में एक भी सीट पर कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी है। उसके बाद आप अपने दम पे, कांग्रेस के समर्थन के दम पे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और दिल्ली आते हैं, आप कांग्रेस के सामने खड़े होकर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। उस समय आपको सोचना चाहिए था कि आप क्या कर रहे हैं। जिस समय 2 लोग यहां, अगर ठीक है आप कह रहे हैं कि 2 लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसमें से किसी एक के साथ जाके आप भी मजे कर रहे हैं ना, आप किसी एक को अपना साथी बना रहे हैं। इसका मतलब वो 2 लोगों के लड़ने में से तीसरा जो है वो भी उसी दोनों में से किसी एक गुट का नेता बन रहा है। तो इसलिए ये सब फालतू की बातें ये लोग भी कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने भी बहुत सारी बातें कही उस समय कांग्रेस के ऊपर। सुप्रिया सुले जो बगल में बैठी थी वो भी अपनी बातें रख रही थी और तारीफ कर रही थी। तो महाराष्ट्र के सीएम की तारीफ कर रही थी वो, देवेंद्र फडणवीस की। तो ये सारी बातें हैं जिस पर कांग्रेस को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, उन सबको विचार करना होगा और इन लोगों के साथ बैठक करनी होगी। इस पे अभी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मणिपुर पे आते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी और धनंजय जी, आप दोनों के बीच आता हूं। पहले अमलेंदु जी, मणिपुर की घटना कितनी बड़ी घटना है, और जैसा कह रहे हैं पंकज जी कि गंगा में नहा के पाप धो लिए, धुल गए उनके, मुझे नहीं लगता कि पाप धुले होंगे, क्योंकि इतना पाप कर चुके हैं एन बीरेन सिंह। पहली जो पारी जो है उनकी, पहले दिन से। बिल्कुल सही कह रहे थे जयशंकर जी, और वो देख के मैं अपनी आंखों से आया हूं क्या स्थिति बना रखी है मणिपुर की। उसके बाद और महिलाओं का कोई सम्मान नहीं। जिन महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार बिल लेके आती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है,
आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, वो साफ दिखता है। मणिपुर को सामने रख दीजिए तो मणिपुर का मां कहने में आपको तकलीफ होती है, उसके बाद आप 21 महीने लगा देते हैं अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेने में। आपके पाप धुल जाएंगे क्या? और आप इंतजार करते हैं कि दिल्ली का चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद मैं इस्तीफा लूं? ये चल क्या रहा है अमलेंदु जी? ये राजीव जी भगवा चल रहा है और असली चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का वो सामने आ रहा है। एन वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी का मुख है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा है। असलियत ये है, जो एन वीरेंद्र सिंह है वही भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा है। इसको नरेंद्र मोदी ने साबित किया है और बहुत ही ईमानदारी के साथ नरेंद्र मोदी ने इसको ओन किया है, इसकी हामी भरी है बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने कि हाँ, एन वीरेंद्र सिंह ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, जिसको जो करना हो वो करो। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, चलिए उन्होंने तब भी जो था वो थोड़ा सा सम्मान रख लिया था इस संविधान का और राजधर्म का पालन करो, हालांकि वो भी हिम्मत नहीं जुटा पाए थे नरेंद्र मोदी को हटाने की। नरेंद्र मोदी वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये नरेंद्र मोदी ने बता दिया है राजीव। कुल मिला के जो बात है वो दो बड़े कारण जिनकी वजह से ये फैसला भी लेना पड़ा, एक तो जो अविश्वास प्रस्ताव आना है वो भी, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का जो पंकज जी ने बताया वो उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और उस पर आदेश हो चुके हैं कि फोरेंसिक उसकी जांच होगी, और फोरेंसिक जांच होगी तो अब ये समझ में आ रहा है नरेंद्र मोदी को कि फोरेंसिक जांच आते ही मणिपुर से लेकर गुजरात तक के बहुत से केस खुल सकते हैं और केवल जांच में जो है एन वीरेंद्र सिंह लपेटे में नहीं आएंगे, एन वीरेंद्र सिंह लपेटे में आएंगे तो जाने किस किस को लपेटे में ले लेंगे। तो इसलिए जो है एन वीरेंद्र सिंह को बचाने की तमाम चीजें शुरू हो रही हैं और एन वीरेंद्र सिंह जो है वो ज्यादा मुंह ना खुलने पाए इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। तो हो सकता है एन वीरेंद्र सिंह को जो है कहीं का गवर्नर बनाकर भेज दिया जाए, मुख्यमंत्री पद से तो हटा दिए गए हैं, राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है एन वीरेंद्र सिंह को, क्योंकि काबिलियत उन्होंने साबित कर दी है, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं अमलेंदु जी। वो कुछ भी बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, बात यह है कि आपने एक राज्य को बर्बाद कर दिया। वहां दो गुटों को लड़वा के हम बस से जा रहे थे, इंफाल से निकले, आगे जा रहे हैं नागालैंड की तरफ, बीच में 3 जगह गाड़ी और कोई चेक कौन कर रहा है? तो वहां उस समुदाय के लोग मैतेई इलाका से गुजर रहे हैं। आप इंफाल का एरिया मैतेई एरिया है, उससे आगे निकलिए, आप जाइए नागालैंड की तरफ बढ़िए तो कुकी एरिया आता है। कुकीज वहां पे मैतेई को खोजते हैं, मैतेई जो है कुकीज को खोजते हैं और वहां पर बीएसएफ या वहां की जो पुलिस है वो बैठी रहती है बेचारी बनी हुई। तो ये तो है, प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं है। और किसने किया ये सब? एन बीरेन सिंह और नरेंद्र मोदी ने। इसलिए आप क्या बनाए जाएंगे छोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ा तो शर्म कीजिए, थोड़ा तो आप इतना तो देखिए कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं जनता बैठाई है आपको। मणिपुर के लोग जो लोग मणिपुर से इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो इन बातों को महसूस कर रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं। बहुत बुरा हाल है। और इस बात को क्या नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, उनकी सरकार, होम मिनिस्ट्री वो नहीं जानते क्या? अजय भल्ला वहां जाके मुख्य अब राज्यपाल बने हैं, वो तो होम मिनिस्ट्री में थे, सेक्रेटरी थे, उनसे बेहतर और कौन जानेगा। इसलिए आप बन जाइए, कुछ भी बनना हो। सीजेआई चंद्रचूड़ भी बहुत कुछ बन जाएंगे, लेकिन बर्बाद तो करके गए ना, वैसे ये बर्बाद करके जा रहे हैं, इसलिए बात कर रहा हूं। तो राजीव जी अभी जा कहां रहे हैं? इस्तीफा ही तो दिया है, अभी जा कहां रहे? सवाल तो यही है ना। भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा दुनिया के सामने रख रहे हैं एन बीरेन सिंह, और नरेंद्र मोदी उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ यही हमारा असली चाल चरित्र चेहरा है, एन बीरेन सिंह ही भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर हैं। तो कुल मिला के जो आपने कही बेशर्मी वाली बात राजीव जी, जो जयशंकर जी भी कह रहे थे बेशर्मी वाली बात, तो आप इनसे किसी शर्म की उम्मीद कैसे कर सकते हैं इन शर्मपेश लोगों से? भाई जिनकी शर्म जो है वो कुंभ में लाशों पर नहीं जाती है, जिनकी शर्म जो है कोविड में लाशों पर नहीं जाती है, जिनकी शर्म जो है मणिपुर में लाशों पर नहीं जाती है, जिनकी शर्म जो है वो गुजरात में लाशों पर नहीं जाती है, तो आप उनसे कैसे किसी शर्म की अपेक्षा कर सकते हैं? तो इसलिए इनसे किसी शर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा यही है। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन का मॉडल यही है, मणिपुर मॉडल जो एन बीरेन सिंह ने तैयार किया है। और एन बीरेन सिंह को हटाने की हिम्मत इसलिए नहीं पड़ पा रही थी कि एन बीरेन सिंह अगर हटते तो उसके साथ जाने कितने लोगों को हटना पड़ता। तो ये जो है कुल मिलाकर साबित किया है। और अभी भी राजीव जी एन बीरेन सिंह अपनी शर्तों पर हटे होंगे, दिल्ली आए हैं, आकर उन्होंने अपनी शर्तें रखी होंगी, और अगर हटाना होता एन बीरेन सिंह को तो इस त्यागपत्र की जरूरत नहीं पड़ती।
गवर्नर बर्खास्त करता। तो बर्खास्तगी नहीं हुई है एन बीरेन सिंह की, इस्तीफा दिया एन बीरेन सिंह ने। इसका मतलब नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से एन बीरेन सिंह के दबाव में है और उनकी शर्तें मान रही है। अपनी शर्तों पर इस्तीफा दिया है एन बीरेन सिंह ने। तो इसलिए जो है मणिपुर का जो मां नहीं निकलता है नरेंद्र मोदी के मुंह से, वो इसीलिए नहीं निकलता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असली मॉडल जो यही है, वो तो गनीमत है कि मणिपुर को ही अभी सामने आया है। ये तो पूरे देश को मणिपुर बना सकते हैं, इनके अंदर काबिलियत है ये। इसलिए नरेंद्र मोदी का स्थानापन्न एन बीरेन सिंह हो सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता पड़ेगी। तो अब कहा जाए कि नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी में अब कई और जो हैं उनमें एन बीरेन सिंह और शामिल हो गए हैं, वो भी अब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। एक तो है जो रमेश बिधूड़ी, जब वो हार गए बेचारे, वरना वो भी दावेदार होते हैं प्रधानमंत्री पद के। तो बहुत सारे हार जाएंगे, ये भी हार जाएंगे, ये भी हार जाएंगे। जिताएगा कौन? ऐसे लोगों को कौन जिताएगा? रमेश बिधूड़ी उदाहरण है, एग्जाम्पल है। कौन जिताएगा? कौन? अगर फेयर इलेक्शन हो तो आज सरकार किनकी कहां है, कहां रहेगी, वो सब जानते हैं। खैर, आता हूं धनंजय जी के पास, आता हूं अमलेंदु जी। एक बात, ये रमेश बिधूड़ी भी आज के समझ में क्या जनता ने हरा दी है? ये राजीव कुमार नहीं हराए हैं, वो हरवाए गए हैं। चलिए ठीक है, ताकि जो है दूसरा प्रतिद्वंदी तैयार ना हो जाए। जी चलिए ठीक है। प्रवेश वर्मा भी उसी प्रतिद्वंदी में से हैं, एक वो गोली मारो वाले मिनिस्टर साहब भी उसी प्रतिद्वंदी में से हैं। तो सब हैं, छोड़िए यहाँ किसकी कैसी भाषा है वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एन बीरेन सिंह, उनके भविष्य को लेकर कोई अपने को चिंता नहीं है धनंजय जी। वो जहाँ रहें और जैसे रहें उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, मणिपुर हमारे ही देश का एक राज्य है, सीमावर्ती राज्य है, और वो बर्बाद हो गया, इसलिए तकलीफ है। और 21 महीने लग गए एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने में, और वो भी चुनाव का रिजल्ट, दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद इस्तीफा देने का क्या मतलब है, ये ज़रा हम अभी समझ रहे हैं। और इसके ज़रिए फिर आगे बढ़ेंगे सेकेंड राउंड में, तो ज़रा इंडिया गठबंधन, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को लेकर जो बातें हो रही हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये एन बीरेन सिंह, क्या कोई इसका कनेक्शन, इस इस्तीफे का कनेक्शन दिल्ली चुनाव के रिजल्ट से है? धनंजय जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है जी। इसका कोई कनेक्शन नहीं है दिल्ली से। ये बेसिकली क्या है, एक बलि का बकरा चाहिए था, वो बलि का बकरा पहले देना था, अभी ले लिया। और जो बता रहे थे हमारे पूर्व, जो हमारे बड़े साथी सब हैं, भाई सब हैं, वो 3 चीज चल रही है वहां पे। एक तो गुजरात लॉबी वहां पे भी है, क्योंकि देश चलाया जा रहा है किस तरह से आपको पता है। हिंदू राष्ट्र सामने है, और हिंदू राष्ट्र के पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है वो आप दिल्ली में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अचानक नक्सली घटनाएं बढ़ गई हैं, मारे जाने लगे हैं लोग, उससे भी अंदाजा लगाइए। तो हर जगह अडानी साहब हैं, अडानी साहब के साथ पूरे गुजराती लॉबी है, और गुजराती लॉबी के साथ पूरी घूसखोर लॉबी है, जिनको पैसा चाहिए। पैसा लो, काम करो, या आप जेल जाओ। एक जो माफियाओं का मुंबई के सिनेमा में आपने देखा होगा, जो सिनेमा का माफिया होता था, मतलब जो माफिया होता था सिनेमा में, वो ऑफर देता था कि ये अटैची में पैसा रखा है, ये ले लो और ये जमीन छोड़ करके जाओ, या मेरे अनुरूप काम करो, मेरे साथ काम करोगे तो सुखी रहोगे, मेरे खिलाफ बोलोगे तो मार दिए जाओगे। तो ये देश नहीं चल रहा है, ये जो है एक गैंग चलाया जा रहा है। और बड़ा सही कहा कि रमेश बिधूड़ी हारे नहीं हैं, हराए गए। और जो जो चेहरे बदनाम हो जाएंगे उसको कुछ दिन के लिए वो सेंटिंग पोस्ट पे डाल देते हैं कि इसको बाद में लाएंगे। उसका अलग अलग इस्तेमाल है, आरएसएस इस्तेमाल करना खूब बढ़िया जानता है। तो बीरेन सिंह को जो इस्तेमाल करना था वो इस्तेमाल किया। और जो पंकज भाई बता रहे थे कि वहां पर जो उनके अपने विधायक हैं वो भी नाराज हैं, क्योंकि उनको अपने जनता का सामना करना है, अपने नागरिकों का सामना करना है। और ये भी समझिए कि वहां कांग्रेस के सांसद वहां जीत करके आए, और कुकी मैतेई का झगड़ा बहुत गहरा हो गया, इतना नुकसान होगा
ये किसी ने सोचा नहीं था, और उसमें आम जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बर्बाद तो उत्तर प्रदेश में भी है, बर्बाद तो मैं मानता हूं पूरे देश में बर्बाद है, पूरा देश ही मणिपुर है। क्योंकि कहीं आप उत्तर प्रदेश की एक रोज घटनाएं आप देख सकते हैं और आप तुलना कर सकते हैं। मणिपुर में एक जो है चल रहा था लंबे समय से, वहां 2 गुट लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ 2 गुट नहीं लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सरकार और उसके पुलिस वाले और उसके गुंडे, ये 3 लोग हैं जो पूरे जनता को, पूरे आम आदमी को बंधक बनाए हुए हैं। वो आप इससे अंदाजा लगाइए कि हिंदू राष्ट्र कितना महान राष्ट्र बना रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र के पर्दे के पीछे, कि कितने लोग मारे गए अब तक इनके पास हिसाब नहीं आया है। 20-20 किलोमीटर पहले जाम लगा हुआ है। अभी कुंभ में स्नान का समय तो अभी बाकी है, पूर्णिमा अभी आने वाला है, लेकिन अभी ये हालत है। इससे अंदाजा लगाइए कि व्यवस्था कितनी लचर है, कितनी घटिया है। और मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में किस तरह से काम हुआ, किस तरह से पूरा तंत्र लगा हुआ है, किस तरह से चुनाव आयोग ने काम किया दिल्ली में, ये भी आपके सामने है। तो कहीं कोई सुनवाई है क्या? लेकिन एक सवाल आता है कि फाइनली ये जो अशोक ने जो 4 शेर लगाए थे, वो बेवकूफ थोड़े था। उसने अशोक स्तंभ में 4 शेर लगाए थे, एक ही नहीं लगाया था, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर एक ही दिशा में आप देखेंगे तो 3 दिशा आपको दिखेगी नहीं, और कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसको चारों दिशाएं एक ही जगह से दिखाई पड़ती। तो अगर लग रहा है आरएसएस को कि बहुत महान काम कर रहे हैं और इस तरह से शासन करते रहेंगे, तो आम आदमी पार्टी को जैसे निपटाना पड़ा, जैसे वीरेंद्र सिंह को निपटाना पड़ा, वैसे भी और लोग को इनको निपटाना पड़ेगा। और एक एक करके इनको अब अपने लोगों को ही शिकार बनाना है, ये भी जान लीजिए। और जब अपने लोगों को शिकार बनाने लगते हैं आप, तो आपकी ताकत धीरे धीरे कमजोर होती है, घटती। और फाइनली मैं वापस ले जाता हूं आपको, राहुल गांधी के पास ले जाता हूं, क्योंकि इसके तार वहां जुड़ते हैं और वो नेचर से भी जुड़ता है। आप कितने दिन गुंडाई करेंगे? गुंडाई करते करते एक दिन आप भी थक जाएंगे और आपको लगेगा कि अब जो है हमारे आसपास तमाम आदमी हमारे खिलाफ खड़ा है। और जब सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती है तो उनके जो अपने लोग हैं वो आपस में निपटाने लगते। और ये होगा। दिल्ली में अभी देखिए मुख्यमंत्री बनाया जाना था, नाम अनाउंस हुआ नहीं हुआ। अभी प्रधानमंत्री जा रहे हैं अमेरिका से लौटेंगे, तब तक बहस डिबेट चलेगा किसको बनाएं किसको नहीं बनाएं। अब बिहार, उत्तर प्रदेश और वहां बंगाल को साधना है, तो उसकी तैयारी करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली हिंदू राष्ट्र को जिस तरह से एक्सपोज ये खुद कर रहे हैं, हमारे गांव में एक कहा जाता है कि जो एक नालायक बाप होता है ना, अपने पूर्वजों की संपत्ति बेच के खा जाता है और अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को खा जाता है। आरएसएस को जो 11 साल से सत्ता मिली हुई है, वो अपनी पीढ़ियों के भविष्य को तो खा ही गया है, अपने पूर्वजों को भी निपटा दिया है। अब इनके पास खाने के लिए अपना ही हाथ पैर शरीर है, ये खुद को खाएंगे। और बहुत दिन नहीं है, हो सकता है 5 साल और 10 साल और लगे, लेकिन फिर लौट के आने वाले नहीं है। क्योंकि जिस तरह का समाज ये बना रहे हैं, उस तरह के समाज में मनुष्य कम से कम नहीं रह सकता है। और धर्म का जो नंगा नाच इस देश में हुआ है, इतनी विकृत स्थिति जो है, कुंभ में जाकर के देखिए। आप कुंभ का आयोजन कर रहे हो, आम गए थे क्या धनंजय जी? नहीं, मैं इस सब में जाता नहीं, मैं बिलीव नहीं करता। कुंभ भगवान अगवान किसी को मानता नहीं हूं, मैं सिर्फ खुद को मानता हूं। पिताजी को भी, मैं जब पिताजी से भी बात करता था तो मैं तौलता था कि पिताजी जो बात कर रहे हैं वो मुझे सही लगती है कि नहीं लगती। मैं बुद्ध को मानता हूं और मानता हूं कि आप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो, अपने आप को पहचानो और जो आपको सही लगे वो करो। और एक चीज खाली पिताजी के मैंने अपने साथ रखी, पिताजी मेरे कहते थे किसी का दिल नहीं दुखाना, तो किसी का दिल नहीं दुखाता हूं। बाकी धर्म कर्म में मेरा कोई यकीन नहीं है। हालांकि मेरा भाई वहां गया हुआ है। कुंभ की बात ज्यादा कर रहे थे इसलिए पूछा। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं बड़ा आहत हूं। हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आस्था में भोला भाला, इसको कहते हैं अंग्रेजी में क्यूट, तो भोला भाला प्यारा समाज जो है उसको लग रहा है कि जो दुखी समाज है, बेसिकली सुखी आदमी तो पिकनिक मनाने जा रहा है, जो दुखी आदमी है वो गंगा में डुबकी लगा के उसको लगता है कि हमारे सारे पाप कट जाएंगे पूर्व जन्म के और हमारा जीवन अब बेहतर हो जाएगा। अब उस भोले आदमी को देश के नंगे साधु, देश के भ्रष्ट पॉलिटिशियन जो धर्म के नाम पर सत्ता पे आकर के बैठे हुए पाखंडी, वो लूट रहे हैं उस गरीब आदमी को जो दुखी है। उसके दुख का निवारण करने के लिए बैठे से सत्ता में, वो दुख का निवारण नहीं कर रहे हैं, उसको दुख को चौगुना कर रहे हैं।
और उसको भगवान भरोसे खड़ा कर रहे हैं। लेकिन नंगे भूखे लोग जो है कब तक भगवान को ही मानेंगे। तो ये कुल मिलाकर के मुझे बड़ी निराशा है। मणिपुर तो मेरे नजदीक नहीं है, लेकिन कुंभ की घटनाएं रोज आ रही है। कुंभ की घटनाओं में आप देखिए, जो आम गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसके साथ क्या बिहेव किया जा रहा है जी। वहां टेंट लगे हुए हैं, वहां नंगे साधुओं के लिए जो है वो लगा हुआ है, जो पाखंडी है मूलतः, वहां जो कथावाचक हैं घटिया लोग, जिनकी भाषा कितनी गंदी है, जो कहते हैं कि जो कुंभ नहीं नहाने आया वो देशद्रोही है। हम देशद्रोही हैं, देश उनके बाप का है, वो बताएंगे कौन देशद्रोही है। तो ये इस तरह के लोगों को कौन पाल रहा है? ये आरएसएस पाल रहा है हिंदू समाज के नाम पर। और हिंदू समाज को जिस दिन आंख खुलेगी, संविधान जो है, मैं महत्वपूर्ण इसलिए मैं मानता हूं राहुल गांधी के साथ, इसलिए मैं कई बार खड़ा दिखाई पड़ गया। लोगों कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, क्या कांग्रेसी हो गए? मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं संविधान का आदमी हूं, मैं इस देश के नागरिक हूं, और मुझे लगता है जागरूक नागरिक हूं। और संविधान में जो अधिकार दिया है वो भगवान हमें अधिकार नहीं देता। भगवान हमें कहता है याचना करो, आर्तनाद करो, मांगो हमसे, तब देंगे। संविधान कहता मांगने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये तुमको लेना है, तुम लड़के लो चाहे जैसे लो। तो सरकार अगर ये लड़के अगर चाहती है कि सरकार नहीं देना चाहती है हमारे अधिकार को, तो हम लड़के लेंगे, उसमें समय लगेगा। और खास करके महिलाओं की बात कीजिए, छोड़ दीजिए बाकी लोगों को, दलित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा समाज, उसको क्या क्या मिला शायद वो भूल गए हैं। महिलाओं को याद रखना चाहिए कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार किसने दिया? किसने दिया संपत्ति में अधिकार? महिलाओं की क्या हैसियत थी? ये कहते थे क्या, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी। माता जो है, जननी जो है स्वर्ग से महान है, मां महान होती है। सारे प्रवचनकर्ता जो कथावाचक है, जो संत बने घूम रहे हैं पाखंडी, वो सब कहते हैं कि मां महान है। क्या कोई मां को महान मानता है? मां महान है तो पिता कौन है? पिता उस पर शासन क्यों करता है? कोई सवाल कर रहा है? भी उसी राह पे जा रहे हैं धनंजय जी, आप भी उसी राह पे जा रहे हैं। चलिए लौट आइए जी। संविधान सवाल करने कहता है, मैं संविधान के रास्ते पर, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ कि आप जो है संविधान को समझिए और संविधान को चलिए। और मुझे लगता है कि जो एक और बात जो आखिर में बोलूं, जो आप नहीं जाने देना चाह रहे थे अपने डिबेट को उस तरफ, लेकिन मैं थोड़ी सी चर्चा कर देना चाहता हूं। अभी तो लेके जाएंगे, अभी उसी पे बात करेंगे, अभी उसी पे बात करेंगे। तो मैं उधर ही चला जाता हूँ, उधर ही छोड़ ले जाता हूँ जी। देखिए राहुल गांधी, कई लोग सवाल कर रहे हैं बिहार राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं बार बार? राहुल गांधी बिहार इसलिए बार बार जा रहे हैं कि बिहार जो है सामाजिक न्याय की जमीन, पिछले 34 वर्षों से वहां पिछड़ों का शासन है। बहुत कुछ बदला है, लेकिन बहुत कुछ बदलना बाकी। अब एक ठहराव आया हुआ, नीतीश कुमार दिमागी तौर पे थोड़े कमजोर हो गए हैं, लालू प्रसाद यादव जी पुराने पड़ गए हैं, उनकी राजनीति चल नहीं रही है। अब वहां नई राजनीति चाहिए। नई राजनीति के लिए जिस तरह से बीजेपी ने बिसात बिछाई है, बहुत गहरी बिसात है, बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन लड़ाई है। और लालू प्रसाद यादव अगर पुराने तरीके से लड़ना चाहते हैं, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लड़े, तो फिर हार मिलेगी, बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी छीन लेगी राज्य, बिहार प्रदेश छीन जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी को, आपके चैनल पे भी मैंने कहा था कि राहुल जी को महीने में कम से कम 5 दिन तो वहां रहना चाहिए बिहार में, क्योंकि बिहार की जमीन जो है, जैसे यहाँ की जमीन जो है, दिल्ली की जमीन कि 10% वोट अगर घटा तो 7.5% वोट चला गया बीजेपी के पास और 2.5% आया कांग्रेस के पास। आम आदमी के पास किसका वोट था? आम आदमी के पास कांग्रेस का वोट था, और कांग्रेस का वोट ही चला गया उधर। तो मतलब 7.5% लोगों को केजरीवाल जी ने कथित तौर पे हिंदू बना दिया, भाजपाई बना दिया। बिहार में भी नीतीश कुमार, अब जो अभी जो चल रहा है दौर, नीतीश कुमार का वोटर जो है कहीं भाजपाई ना हो जाए, उसको समझना पड़ेगा। और जो लालू जी की पूरी राजनीति है, लालू जी की राजनीति में जो यादव का जो एक अपर क्लास, जो जिसको कहते हैं पिछड़े में अपर क्लास है, तो गैर यादव जो वोट है, जो ईबीसी वोट है, जो 36% वोट है, उसको कैसे इकट्ठा किया जाए, उसके लिए स्पेस जो नीतीश कुमार के पास वोट है वो कहां जाएगा? कांग्रेस के लिए वो स्पेस है। अगर कांग्रेस मेहनत करती है, अपने संगठन में बदलाव करती है, तो वो वोट आ सकता है। और वहां से सामाजिक न्याय जो राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय वहीं से खड़ा हो सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है स्टेट बिहार, और उसको समझना पड़ेगा। संविधान जो राहुल गांधी
बार बार हाथ में लेकर के चल रहे हैं, वो खाली हाथ में रखने से नहीं होगा, उस जमीन पे उसको जो है आम आदमी के दिलों में और व्यवहार में उतारने की जरूरत है, जो अभी नहीं उतर पाया है। राहुल गांधी प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर अभी भी वैसे लोग हैं जो राहुल गांधी के चारों ओर बैठना चाहते हैं। धनंजय जी, आप 2-3 राहुल गांधी की ऐसी जो सामाजिक न्याय वाली जो सभाएं हुई हैं उसमें, सम्मेलन में आप 2-3 सम्मेलनों में रहे, मुझे जहां तक ध्यान है 3 में तो आप बिल्कुल रहे हैं। राहुल गांधी का भाषण और बाकी चीजें वो सब तो अलग, लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोगों के बीच वो सामाजिक चेतना जो होनी चाहिए वो जागृत हो रही है, जिसकी दरकार, जिसके लिए राहुल गांधी पहुंचते हैं, या ये पूरा का पूरा आयोजन होता है उसमें उनके अंदर, और ये बात जन जन तक पहुंचाना, क्योंकि मीडिया तो साथ नहीं दे रहा है, ये दिख रहा है। हम जैसे, आप जैसे लोग थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं, बाकी जो होना चाहिए, फोकस्ड जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी भी पता नहीं इस चीज को क्यों अलग कर रही है, और एक एनजीओ के ढर्रे पे ये सब कुछ चल रहा है, पार्टी विशेष के ढर्रे पे नहीं चल रहा है, ये दिखता है, जो मैं यहाँ दिल्ली बैठ के देख रहा हूँ। लेकिन आप पटना या लखनऊ या उधर महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे जो कार्यक्रम हुआ, उसका कुछ असर दिखाई दिया क्या आपको जनता के बीच? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एनजीओ की तरह आपने बोला, वो भी एक उसमें है, वो तंज वाला भाव है। हालांकि वो देखिए, कोल्हापुर में मैं गया पटना 2 बार। कोल्हापुर में मैंने देखा, और जो मैंने कहा कि कोल्हापुर में राहुल गांधी आए, राहुल गांधी के साथ भीड़ आई कांग्रेस की पूरी, और फिर राहुल गांधी बोल करके चले गए, भीड़ साथ में चली गई। राहुल गांधी ने किसी को सुना नहीं, तो ये गलत है। अगर यही करना है तो रैलियां करते रहते हैं, आप करिए। वो 2 सभाओं के बाद फिर पटना में जब किया, तो पटना में उन्होंने जो है कहा कि नहीं, राहुल गांधी को बिठाएंगे, और राहुल गांधी बैठे, और हमें वो एंकर करने का अवसर मिला ईबीसी वाला पार्ट को, हालांकि छोटा पार्ट कर दिया गया, लेकिन उसमें बहुत बात समझ में आई। आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि 250 से ज्यादा बिहार के कोने कोने के संगठन, जो सामाजिक संगठन है, जो एक्टिविज्म वाला संगठन है, उनके लोग आए हुए थे। किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया था, और रैली में जैसे लोग बुलाए जाते हैं पैसा दे करके, वैसे नहीं बुलाया गया था। साइकिल भी नहीं दी गई थी, रिक्शा भी नहीं दिया गया था, बस भी नहीं दिया गया था, पेट्रोल भी नहीं दिया गया, खाना भी नहीं दिया गया था, ये भी नहीं कहा गया था कि आइए वहां पूरी सब्जी खिलाएंगे, कुछ नहीं कहा गया था। वो सब अपनी मर्जी से आए थे, और अपनी मर्जी से आए, अपने गौर की, अगर सुना होगा गौर से तो याद कीजिए, उसमें लोगों ने शिकायत की और कहा कि राहुल गांधी जी, आप तो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के भीतर 40 यहाँ जिला अध्यक्ष है, उसमें से एक भी ईबीसी का आदमी नहीं है। ये राहुल गांधी जी से कहा गया। अब ये अलग बात है कि राहुल गांधी जी के पास जो आपने कहा एनजीओ वाला 2 टीम, जिसे मुझे लग रहा है दिखाई पड़ रही है। एक टीम है जो संविधान की बात कर रही है, एक टीम है जो पद की बात कर रही है, कौन महासचिव बन जाएगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन विधायक बनेगा, किसको टिकट मिलेगा। ये एक लड़ाई जो पार्टी के भीतर चलती है, वो चल रही है। वो बिहार में भी दिखाई पड़ा, मुझे वहां कोल्हापुर में वो दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन बिहार में वो दिखाई पड़ा। अब सवाल उठता है कि लोगों में तो ये है, लोग तलाश रहे, एक नायक तलाश रहे। नरेंद्र मोदी से चिढ़ गए, नीतीश कुमार से अब उनको उम्मीद नहीं है, उनको लग रहा है कि नई लीडरशिप बिहार में चाहिए। लेकिन राहुल गांधी से जो उम्मीद है, राहुल गांधी की उम्मीद, उनको हमारे पास ढेर सारे मतलब ग्रुप बना हुआ जिसमें आता रहता है मैसेज, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि जब तक आप उनको पार्टी के भीतर ऑब्जर्व नहीं करोगे, जब तक सामाजिक न्याय अपनी संगठन में नहीं दिखाओगे, तब तक नहीं कुछ होने वाला है। राहुल गांधी जो ये प्रयास कर रहे हैं, और एक और बात मैं कहूं आपके माध्यम से कि राहुल गांधी जी अभी भाषणों में लोकल पुट नहीं दे पा रहे हैं। कि अगर जगलाल चौधरी जी के जन्मदिन को आप गए सेलिब्रेट करने के लिए और वहां उसके बहाने चर्चा की, तो आपको पासी समाज, पूरा दलित समाज, पूरे बिहार के समाज और जगलाल चौधरी जी को लेकर के आपको थोड़ी बात करनी थी, जो राहुल गांधी नहीं की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कम से कम किसी आदमी से ब्रीफ लीजिए। बाकी सामान्य जैसे दिल्ली में बोल रहे हैं, जैसे राजस्थान में बोल रहे हैं, वैसे पटना में बोल रहे हैं, तो मतलब नहीं। बिल्कुल धनंजय जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो एक्टिवेट हो सकता है जी। हालांकि सब्जेक्ट हमारा आज का ये नहीं है जिस पे हम लोग चले गए थोड़ा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, चूंकि बहुत दिनों बाद आप बैठे हैं हमारे इस कार्यक्रम में, तो थोड़ा इस विषय में भी जानकारी लेना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बने रहिए धनंजय जी। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, हम एन बीरेन सिंह की बात कर रहे थे और बात दिल्ली की, और दिल्ली के चुनाव, और चुनाव में यह कहा जा रहा है कि 2 लड़ लिए, तीसरे को फायदा हो गया।
क्या ऐसा ही हुआ है? बिल्कुल नहीं ऐसा हुआ राजीव जी। ऐसा देखिए, तमाम सारी थ्योरीज जनरेट की जाती हैं और हम पत्रकारों को और बुद्धिजीवियों को इसमें बहुत सजग रहना चाहिए। जैसे खबर मेरी आपसे चर्चा हुई थी कि एक अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई कि आरएसएस ने 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग की जी। इलेक्शन के पहले ये खबर लगाई गई है। सूत्रों के मुताबिक राजीव जी 50,000 बैठकें, ड्राइंग रूम बैठकें बहुत बड़ी संख्या है। मैं जहां रहता हूं वो आरएसएस का गढ़ है। मेरे बिल्डिंग में, मेरे जानकारी में तो नहीं हुई। मेरी रोज मुलाकात होती है तमाम लोगों से। मैं कोई रॉबिन्सन क्रूसो की तरह किसी टापू में तो रह नहीं रहा हूँ, इसी दिल्ली में रहता हूँ। 50,000 कोई एक्टिविटी होगी। मैं आज पुस्तक मेले गया था, 5-6 लोगों ने मेरी फोटो खींची है। पंकज जी जाते हैं, तमाम फोटोएं आती हैं। मैं डालूं न डालूं, कोई और लोग सोशल मीडिया पर डाल देते हैं मेरे साथ फोटो खींच के। तो आपकी जो एक्टिविटी है उसको कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में वो आता है। 50,000 बैठकें हो गई, किसी को मालूम नहीं पड़ा क्या कोई कहीं बंकर में बैठकें होनी चाहिए? ये क्यों किया जाता है? और मैंने देखा कि चुनाव की काउंटिंग के दौरान ही एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने भी एक टीवी चैनल में जाके कह दिया कि आरएसएस ने 50,000 बैठकें की, कांग्रेस होती रहती है, आप विपक्ष होता रहता है। आपके यहाँ पे इस डिस्कशन में भी ये चर्चा आ गई थी एक दिन जी। ये क्यों बातें फैलाई जाती हैं? ये बातें फैलाई जाती है कि जो मैनिपुलेशन हो रहा है चुनाव के साथ, उसको कवर करने के लिए, कि उस पे बात ही ना हो। हम इसी बात की चर्चा करते रहे कि आरएसएस कितना काम करती है। मेरे पीछे पार्क है, वहां पे शाखा लगती, 4 लोग होते हैं सुबह, मैं रोज देखता हूं। लोग उसको बड़े बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, वही 4 लोग होते हैं बेचारे। तो ये खबरें इसलिए प्लांट की जाती हैं कि उस खबर में कोई फोटो नहीं था। कहीं कोई फोटो सोशल मीडिया पे, किसी मीडिया में कोई वायरल वीडियो, कोई रील, कोई फेसबुक पोस्ट, कोई ट्विटर, कोई व्हाट्सएप, आपने देखा कि ड्राइंग रूम बैठकों की फोटो नहीं दिखाई देगी। ऐसी तमाम सारी खबरें फ्लोट की जाती हैं। अभी चुनाव पूर्व जो एनालिसिस हो रही है उसमें भी ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं। तो राहुल गांधी ने बहुत सारे एंगेजमेंट किए थे दिल्ली में 1-1.5 साल से, न मालूम कितने लोगों से मिले वो, आजादपुर मंडी से लेकर, कुलियों से लेकर, तमाम लोगों से। तो कल को आप ये भी कह सकते थे कि अगर कांग्रेस जीतती तो आप फिर ये एनालिसिस करते कि राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे थे। बहुत बहुत अहम है जो बात मैं कहने जा रहा हूं, जिस तरफ राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, पूरे देश में विमर्श होना चाहिए कि क्या इलेक्टोरल रोल का डेटा सैक्रोसेंट है? क्या बीजेपी को या किसी ऐसे तत्वों को डेटा का, इलेक्शन कमीशन का एक्सेस मिल गया है राजीव कुमार के दौरान? ये बहुत गंभीर सवाल है। ये डिलीट कैसे हो रहे हैं लोग? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको राजीव जी। न्यू दिल्ली सीट, आपको याद होगा कि एग्जिट पोल जब आप दिखाए तो भी मैंने चर्चा की थी इस बात की कि न्यू दिल्ली सीट, जहां पे अरविंद केजरीवाल थे और प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, वहां पे वो जीत कर आए हैं 4,000 वोट से। कभी आपने सुना कि सीट छोटी हो जाए? अब मैं बताता हूं, आंकड़ों के साथ बताता हूं आपको। ये जो न्यू दिल्ली विधानसभा है,
ये 2020 के असेंबली इलेक्शन में यहाँ पे मतदाताओं की संख्या थी 1,46,000, 1,46,122 टू बी एग्जैक्ट। लोकसभा 2024 के इलेक्शन में ये संख्या घटकर हो गई 1,06,000, 37,000 लोग कम हो गए, लगभग 27%। मतलब हर चौथा मतदाता गायब हो गया वहां से। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में लगभग 2,000 लोग ऐड हो गए। तो अभी आप अगर न्यू दिल्ली असेंबली कंस्टिट्यूंसी का निकालेंगे कि नंबर ऑफ मतदाता कितने, इलेक्टोरेट कितने हैं, तो 1,08,000 के आसपास है। 37,000 मतदाता कम हो गए। एक सीट है नांगलोई जाट, दिल्ली में ही, मैं उसका भी बता देता हूं आपको। नांगलोई जाट में 13,992 मतदाता कम हो गए 2020 और 2024 की विधानसभा के बाद। और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के दौरान, यानी अभी 5 महीने 6 महीने में जी 16,000 नए मतदाता ऐड हो गए। ये जो ऐड और डिलीट का हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, ये क्या है? इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि फोटो के साथ, नाम के साथ आप दो। तो अभी जरूरत क्या है कि देखिए, कोई भी मीडिया हाउस, कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश के इलेक्टोरल रोल की जांच नहीं कर सकती, उसको एक्सेस नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि कुछ सीट्स का आप थर्ड पार्टी ऑडिट करें, कुछ पोलिंग स्टेशंस का, कि ये कौन लोग हैं जो नए आए हैं, कहाँ रहते हैं, और ये जो 37,000 कट गए, ये कहाँ कट गए। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं राजीव जी, अगर इसका रिसर्च किया जाएगा तो आपको पूरे देश में और दिल्ली में ही आपको ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल मिलेंगे जिससे इशारा मिलता है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब ये हम बहस ना करें, हम कहें कि साहब 50,000 बैठकें कर दी आरएसएस ने दिल्ली में, उसने चुनाव को पलट दिया। इसलिए खबरें फ्लोट की जाती हैं। मैं इन खबरों को बहुत ही नमक मिर्च के साथ देखता हूं, ये कहां से आ रही हैं। जिस रिपोर्टर ने इसको लिखा है, मैंने तो अपने टीवी चैनलों के दौरान सैकड़ों रिपोर्टर्स को हैंडल किया है ना, हम जानते हैं ना कि रिपोर्ट कैसे आती है। जिस रिपोर्टर ने इसको हैंडल किया, उसको एक भी फोटोग्राफ नहीं मिला इन बैठकों का। जिनके घरों में बैठ के हुई, उनका कोई कोट नहीं है, उनका कोई बाइट नहीं है, उनका कोई फोटो नहीं है, कोई उसका अता पता नहीं है। सोर्सेस है, ये आरएसएस ने प्लांट की, आपने छाप दी, 5 कॉलम संपादक जी ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चुनाव की धांधलियां हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए, बजाय ये कि आपस में आप लड़ते फिरें। गठबंधन का सीधा सिद्धांत है कि जो लीड पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है, वो ऑफर देगी। कांग्रेस ने अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी को ऑफर नहीं दिया था तो उसकी गलती थी। सच्चाई ये है कि ऑफर दिया था, 5 सीटों का उनको ऑफर दिया था, ठीक है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी थी कि वो कांग्रेस को इनवाइट करती। बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है, तो वो आरजेडी की जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस को इन्वॉल्व करे। तो ये जो ठीकरा फोड़ने का जो काम हो रहा है, ये गलत है। दूसरा कि चुनाव पे जरा एक बात और मैं कर दूं। अब जो परिणाम आए हैं और आम आदमी पार्टी यहाँ से बुरी तरह हार गई है, उसकी विवेचना हम लोग आने वाले कई दिनों में करेंगे, लेकिन उसका एक सीधा इम्प्लीकेशन जो हो रहा है वो पंजाब में होगा। और पंजाब में कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, या पंजाब से अब आपको बहुत सारी खबरें सुनाई पड़ेंगी।
पंजाब की सिक्योरिटी अरविंद केजरीवाल के यहाँ लगी हुई थी, पंजाब में ओएसडी थे। खबरें आ रही हैं कि अब अरविंद केजरीवाल पंजाब में बहुत समय देंगे। अगर वो ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो क्या अब अकेले मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी में, अब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या वो उसको आराम से ले लेंगे। अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी पंजाब की आम आदमी पार्टी पर कितना जोर चला पाएगी, ये सब बातें हैं जो अभी आने वाले समय में आएंगी। और इंडिया गठबंधन एक वैचारिक समानता का गठबंधन है। आम आदमी पार्टी को भी ये तय करना पड़ेगा कि वो वैचारिक रूप से कहाँ है। करेंसी नोट में लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाकर और कुबेर की फोटो लगाकर डॉलर के से रुपया मजबूत नहीं हो जाएगा। ये सलूशन दे रहे थे अरविंद केजरीवाल जी। तो उनको भी तय करना पड़ेगा कि वो कहाँ है। जो विचारधारा का पूरा एक गुलदस्ता है उसमें वो कहाँ है, किसके साथ खड़े। तो चुनाव लड़ेंगे तो आप सॉफ्ट हिंदुत्वा हो जाएंगे, मुस्लिम इलाकों में आप जाएंगे नहीं, दंगों में साथ नहीं देंगे, और उसके बाद फिर आप सेकुलर भी चाहेंगे कि सेकुलर पार्टियों के साथ हम मिलें। सेकुलर पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इनको स्पेस दे, ये नहीं चलता है। तो इसका बड़ा आत्ममंथन इंडिया गठबंधन की पार्टियों को भी करना चाहिए कि किस लेवल पे आप गठबंधन का आधार होगा ना कोई, तो गठबंधन का आधार इंडिया गठबंधन की पार्टियों का सिर्फ बीजेपी विरोध नहीं है, वैचारिक भी है। तो विचारधारा के दायरे में वो साथ में आए तो साथ में खड़े हों, ऐसा सबूत तो दें। वो विचारधारा के दायरे में इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियों के साथ हैं। और सबसे लेट एंट्री हुई थी, आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी की इंडिया गठबंधन में। जी बिल्कुल। हाँ जी जी, आना चाहता हूं पंकज जी आपके पास। पंकज जी, क्या कहेंगे आप इन तमाम मसलों पे जिस पे अभी बात कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, और सबसे बड़ी चीज़ कि क्या यहाँ इंडिया गठबंधन को अभी मंथन चिंतन करने की ज़रूरत है, और उससे भी ज़्यादा जो बातें हो रही हैं कि ये दोनों आपस में लड़ गए इसलिए ऐसा हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये बात तय है कि यदि आपस में भी यदि साथ में भी होते तो हम लोकसभा चुनाव की स्थिति देख चुके थे। आम आदमी पार्टी अपने कैडर वोट को कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं करा पाई, जबकि कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी को गए। इस बार भी ऐसे ही हुआ कि आम आदमी पार्टी का जो मेन कैडर था उसका पूरा वोट ट्रांसफर होकर बीजेपी को ही गया है, बहुत स्पष्ट है। इसीलिए बीजेपी का वोट परसेंट भी बढ़ा है। और असल चीज यही है कि आम आदमी पार्टी अभी तक स्थापित नहीं कर पाई है कि वो किस आइडियोलॉजी पर चले। कि धारा 370 के मसले पे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी, किसान बिल में वो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले विधानसभा में उन्होंने उसको स्वीकृति प्रदान की थी। स्पष्ट ये नहीं है उनका कि वो हम यानी केवल सत्ता पे बने रहने के लिए हमें कोई आइडियोलॉजी को लेना है, ये उनका स्पष्ट नहीं। दूसरा, पंजाब में वो जिस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं के साथ में कर रहे हैं, कोई भी कांग्रेसी नेता ऐसा नहीं बच रहा है जिसको वो अरेस्ट करके जेल में भेज रहे हैं। वहां पर अलग तरीके का एक माहौल चल रहा है। पंजाब कांग्रेस की स्थिति यह है कि यदि आप आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन करते हैं तो पंजाब में कांग्रेस में विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि जिस स्तर पर वहां पर कांग्रेस लीडर्स को जेल भेजा जा रहा है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात रही, यह बहुत स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन का जो बड़ा अम्ब्रेला है, तीसरे मोर्चे के बहुत सारे प्रयोग हो चुके हैं। तीसरे मोर्चे का हर समय जो प्रयोग का जो उचकाया जाता है वो आरएसएस द्वारा प्रायोजित होता है। हर समय तीसरे मोर्चे के नाम पर, आप याद करें, पहले नीतीश कुमार को तीसरे मोर्चे का मुखिया बना के उन्होंने पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर तीसरे मोर्चे की अप्रोच क्या है, वो कितने एरिया में काम कर रहा है। जहां तक रही अखिलेश यादव की बात, अखिलेश यादव की पार्टी को लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में एक टिकट दिया गया, उनकी पार्टी की मेंबर ने पर्चा कैंसिल करा लिया अपना। तो दूसरा चीज है कि उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव आइडियोलॉजिकली अपने कैडर को स्थापित नहीं कर पा रहे। उनके कैडर की प्रॉब्लम भी है कि यदि सामने यादव कैंडिडेट होता है तो वो समाजवादी पार्टी को वोट देते, अदरवाइज यादव कैंडिडेट ना हो तो वो बीजेपी को वोट दे रहे। समस्या यही है कि हम
यदि इंडिया गठबंधन की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी विश्वसनीयता है, केवल इस बात पर टिकी है क्या कोई उसकी आइडियोलॉजी है। पैन इंडिया, यदि कोई आदमी किसी मुद्दे पे बोल रहा है, किसी व्यक्ति के साथ में खड़ा हो रहा है, किसी आदमी पे झगड़ा कर रहा है, तो राहुल गांधी के अलावा और कौन है। और यह बात तय है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीतने की मशीन है, उसका टैक्टिक है। फर्स्ट इलेक्शन उन्होंने ईवीएम मैनिपुलेशन से जीता। आप ईवीएम के पीछे पड़े। वो सेकंड इलेक्शन उन्होंने सीधा पोलिंग जो ये मतदाता सूची है उसको कर लिया। आप देखिए कि बाहर से आए हुए छात्र हैं, महाराष्ट्र में खुला, बाहर से आए हुए छात्र हैं, बीजेपी नेता के हॉस्टल में रहते हैं, उन सबको मतदाता बना के उन्होंने वोट डलवा दिया। एक बिल्डिंग में 700 मतदाता हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में इस पर बड़ा हल्ला भी किया था कि हमारा मतदाता सूची में नाम काटे जा रहे हैं। और बात तय है कि यदि आप ओखला या मुस्तफाबाद या बाबरपुर इन इलाकों में देखें, बड़े स्तर पर मुस्लिम वोटर्स के नाम काटे गए। और बड़े स्तर पर बहुत स्पष्ट आपको बताऊं कि बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, सोनीपत, गुड़गांव के आसपास के लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए, जो केवल वोट डालने के लिए यहां पर आए। ये सब लोग वहां जान रहे हैं कि ये हमारे इलाके में रहता ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली की विधानसभाएं इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, 1-2 लाख लोगों की, जो दूसरे अगर नगर निगम किस्म की होती, लोग एक दूसरे को पहचानते हैं वहां पर। लेकिन उसके बाद मतदाता पहचान पत्र, उसका फोटो के साथ में वोटर लिस्ट में नाम है, आप उस पर कैसे आपत्ति करेंगे। होता यह है राजीव जी की शुरुआत में, चूंकि हम लोगों को इलेक्शन लड़वाने का भी थोड़ा अनुभव है। शुरुआत में क्या होता था कि 3 महीने पहले राजनीतिक दल पर्चियां बनाते थे, वो पर्चियां लेकर दरवाजे दरवाजे जाते थे, फिर वहां पे टिक करते थे कि ये आदमी मर गया है, ये आदमी यहां से बाहर चला गया है। और उन लोगों के नाम जो टिक किए होते थे, हर वार्ड में जो आदमी पोलिंग स्टेशन पे बैठता था उसके पास होता था। अब क्या है, यह बात तय है कि आरएसएस के अलावा कोई भी व्यक्ति जो है वो पर्चियां लेकर घर नहीं जा रहा है। तो ये जो पारंपरिक तरीका है, मुझे लगता है कांग्रेस को इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। और मतदाता सूची स्तर पर यदि काम नहीं किया तो अब आपको, यानी हम ईवीएम के मैनिपुलेशन में फंसे रहेंगे और मतदाता सूची की किसको एक्सेस दिया हुआ, ये बात है, ये बहुत संदिग्ध है कि किस प्रकार से नामों को इतने बड़े स्तर पर जोड़ा या घटाया जा रहा है। दिल्ली में भी लाखों वोटर्स जुड़ गए और लाखों कम हुए। तो इसके ऊपर एक गंभीरता से तकनीकी रूप से काम करना जरूरी है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात रही, ये बात तय है कि कांग्रेस के बगैर इंडिया गठबंधन का कोई महत्व नहीं है। जैसा प्रशांत जी कह रहे थे कि जहां पर भी बड़ी पार्टी है वो निश्चित ही ऑफर करे। दिल्ली में भी जो था, सबसे पहले केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो अब कांग्रेस जो है इतनी मरीगिरी स्थिति में तो है नहीं कि वो जाके उनकी गिलियाती की वजह उनको 5 सीट दे दो या 4 सीट दे दो। तो देखिए, ये आप जान के चले कि अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, बहुत स्पष्ट है। एक बी टीम हार गई है, ए टीम जीत गई, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप एक चीज और देख लीजिए, जितना ये हल्ला हो रहा है ना केजरीवाल पे, भ्रष्टाचार के मुकदमे, फलाना, जेल जाएगा, अब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। केजरीवाल सुप्तावस्था में चले जाएंगे। आम आदमी पार्टी को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि जो पुराने लोग आए वो खड़े हों कि हम असली आम आदमी पार्टी है। अभी बहुत लंबे तमाशे चलेंगे। और पंजाब में तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होने वाला है। और देखिए, इंडिया गठबंधन को यदि अस्तित्व में रहना है तो जितने लोग दूर बैठ के प्रवचन देते हैं ना कि मिलके लड़ दिए तो हार गए, उमर अब्दुल्ला के साथ तो मिलकर कांग्रेस लड़ी थी। आपने क्या किया? उमर अब्दुल्ला ने क्या कांग्रेस को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है? क्या नहीं दी उन्होंने, क्योंकि उमर अब्दुल्ला और उनके अब्बा को डर है कि वो जो 100 करोड़ का ईडी ने मुकदमा कायम कर रखा है जे के क्रिकेट एसोसिएशन का, उसमें बड़ी पूछताछ होती है, वो सब पूछताछ बंद हो गई। जिसके छेद है वो सभी इस तरीके से सलाह देंगे, सुझाव देंगे,
उत्पात करेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन कांग्रेस के बगैर संभव नहीं है। और कांग्रेस इस समय उसको ईमानदारी से मेहनत करके हर राज्य में अपनी जगह बनाना चाहिए, और कोई बुरा नहीं है। कांग्रेस ने अभी भी वोट गेन किया है, और मुझे लगता है कि ये कोई गलत कदम नहीं था। जी 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 बिल्कुल। जयशंकर जी, क्या कहेंगे आप? बहुत गंभीर चिंतन हम कर रहे हैं, और उसमें भी आगे की जो सियासत है उस पर कहीं ना कहीं एक आईना है। जयशंकर जी, देखिए, जब हम लोग एग्जिट पोल पे बात कर रहे थे उस समय भी मैंने कहा था कि दिल्ली में बीजेपी ही आ रही है, और जितनी सीटें हम दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में उतना ही उसको सीटें मिलने जा रही हैं। बिल्कुल। तो एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि देखिए, मतलब हमारा काम तो विश्लेषण करने का है। जब हार गए तो उसके बाद फिर 10 तरह की बातों करेंगे, कौन क्या गलत किया, नहीं किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। जो राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। वो उसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस ही कर रहे हैं। बात सही है पंकज जो कर रहे हैं, वो एकदम सही बात है भाई। जब मतदाता सूची, मैं आपको कितनी बार, हमको लगता है कि इसी चैनल पे हम लोगों ने कितनी बार कहा, अपना उदाहरण देते हुए कहा है कि कांग्रेस किसी जमाने में 70 तक के जमाने में, पता नहीं 80 में भी, पता नहीं 80 से तक टूटना ही शुरू हो गया था। वो कांग्रेस का हर गांव में एक मजबूत आदमी होता था जो मतदाता सूची बनने के समय से लेकर कौन पोलिंग एजेंट होगा, कौन काउंटिंग एजेंट होगा, और कौन प्रिसाइडिंग अफसर या पोलिंग अफसर आ रहा है, उसके रहने ठहरने की क्या व्यवस्था होगी, ये सारा काम वो देखता था। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कुछ अपने तरफ से खड़ा करते थे ताकि उसके नाम से कुछ पोलिंग एजेंट मिल जाएंगे, अलग से एक्स्ट्रा पोलिंग एजेंट मिल जाएंगे, काउंटिंग एजेंट भी उनके थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाते थे। वो सारा वो काम करते थे। और कांग्रेस जीतती थी चुनाव, लगातार जीतती थी चुनाव। लेकिन जीतने के बाद फिर कांग्रेस का जो जनप्रतिनिधि होता था, एमएलए हो, एमपी हो, वो उस कार्यकर्ता का ध्यान रखता था। थाने पुलिस से लेकर के, राशन की दुकान से लेकर, जैसी उसकी क्षमता और योग्यता हो उसके हिसाब से उसका कनेक्ट बनता था। वो कनेक्ट बनता था, दिल्ली आते था, वो लखनऊ जाता था, वो तो उसकी उस ढंग से इज्जत और ये होती थी, सम्मान होता था। वो कनेक्ट पूरा का पूरा टूट चुका है, अब कहीं नहीं है, वो है नहीं। दिल्ली में जो हो रहा था, जब अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में इतने मतदाता नाम हट गए और इतने जुड़ गए, अब क्या क्या हो गया, यही बात यूपी में आई थी। मैंने बताया था आपको कि जब यूपी विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मुरादाबाद के शहर के जो मुस्लिम मतदाता थे उसमें से कुछ 1000 मतदाताओं के नाम मुरादाबाद ग्रामीण में जोड़ दिए गए। नतीजा हुआ कि मुरादाबाद ग्रामीण वाली सीट जो जीतती थी समाजवादी पार्टी, मान लीजिए अगर 10,000 से जीतती थी तो 15-20 हजार से जीती, लेकिन मुरादाबाद शहर की सीट हार गई। पहले दोनों सीटें जीतते थे। तो ये काम भी होता है कि नई दिल्ली के कुछ मतदाता किसी बगल के क्षेत्र में डाल दिए, बगल के क्षेत्र का कहीं और करे। ये सब उस्ताद लोग हैं, ये लोग करते रहते हैं। अब रह गया सवाल, देखिए जैसे आप कह रहे हैं, हमारे मित्र लोग कह रहे हैं इंडिया अलायंस और कांग्रेस और क्या क्या ये सब बातें, कि कौन बड़ी पार्टी है तो उसको ऑफर करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं ये मानता हूं और शुरू से मानता हूं और मानता ही रहूंगा ये कि इंडिया अलायंस को लीड कांग्रेस कर रही है। उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, जब बिहार का चुनाव हो रहा है, जब दिल्ली का हो रहा है, हरियाणा का हो रहा है, तो इंडिया अलायंस, पता नहीं अभी उसकी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है कि नहीं, हम तो बार बार कहते रहते हैं, तो आप अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाइए कि भाई दिल्ली में चुनाव होने वाला है, हम लोग मिलजुल करके लड़ना चाहिए और हम लोगों को इस ढंग से शेयर करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस लगातार 3 चुनाव में नहीं है, लेकिन उसके बाद लगातार 3 चुनाव में उसका मुख्यमंत्री रहा है, तो आप उसको दिल्ली से खारिज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको कुछ करना भी पड़ेगा ना। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस में 2 तरह की धाराएं चलती हैं। एक धारा जो है कि साहब एकला चलो, जब तक रीजनल पार्टी खत्म नहीं होगी तब तक हमारा राजनीति, हमारी चमक नहीं पाएगी। जो हम सीधी लड़ाई में आएंगे बीजेपी से तभी हम पार पाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ करेंगे नहीं हम। उसके लिए कोई काम जो राजनीतिक तौर पे करना चाहिए, संगठन मजबूत करना चाहिए, जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करना चाहिए। आज दिल्ली में आपकी पीसीसी है क्या? जिला समितियां हैं क्या? जिला अध्यक्ष हैं क्या? कहीं कोई संगठन है क्या दिल्ली में? पिछले 5 वर्षों में, भाई लोकसभा के चुनाव में आप मिलकर लड़े हैं,
लेकिन उसके पहले तो लड़ते थे आपस में। तो 5 सालों में आपने कौन सा आंदोलन आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ चलाया या मोदी सरकार के खिलाफ चलाया दिल्ली में? या आप यूपी में हैं तो यूपी में क्या कर रहे हैं? तो आप सोच, एक तरफ तो आपके दिमाग में रहता है कि नहीं, जब तक उसके साथ मिलेंगे नहीं तो हमारी फिर वो नाव नहीं पार हो पाएगी, हम MP MLA नहीं बन पाएंगे, तो वो भी जरूरी है। और फिर दूसरा है कि नहीं साहब हम सभी सीटों पे लड़ेंगे। भाई यूपी में आप विधानसभा का चुनाव लड़े, सारी सीटों पे लड़े अलग से, और 2 सीटें आई, एक प्रमोद तिवारी जी की बेटी जीती और एक महाराजगंज से कोई एक आदमी और जीता, 2 सीटों पे रह गए थे आप। तो ऐसा नहीं था, ऐसे इसके पहले भी आप लड़ते ही थे। तो आपको अपने अंदर तो कहीं ना कहीं झांकना पड़ेगा, कुछ कमजोरियों को देखना पड़ेगा। आज चुनाव जब दिल्ली विधानसभा में हो रहा था, प्रशांत RSS की बैठकों के बारे में कर रहे हैं, देखिए वो लोग कितना सक्रिय हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। RSS तो हर चुनाव में सक्रिय होता है। जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि RSS ने थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त की थी और थोड़ा सा वो नाखुश था, इसलिए खेल गड़बड़ हो गया। और जब जीतते हैं तो कहेंगे RSS वाले पूरे सक्रिय थे, सारे 50,000 बैठकें किए। हम बता रहे हैं कि हमारे अपार्टमेंट में 2 महिलाओं को उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाया। हर दिन उनसे रिपोर्ट लेते थे कि आप कितने अपार्टमेंट में, कितने फ्लैटों में आपने पर्ची पहुंचाई, कितने में नहीं पहुंचाई। मतदान के दिन आप इस समय क्या कर रही हैं, है, कहाँ है, पोलिंग एजेंट अभी है कि नहीं है, आपके यहाँ से अपार्टमेंट से कितने वोट निकले, कितने वोट नहीं निकले, जो विरोधी थे वो निकले कि नहीं निकले, ये सारा का सारा जानकारी उनसे लेकर के वो फीडबैक काम कर रहे थे। एक आदमी, हमारे यहाँ तो खैर कांग्रेस का तो कोई नाम के लिए ही चुनाव लड़ रहा था, कोई उम्मीदवार राजीव चौधरी या क्या था पता नहीं, हम तो जानते भी नहीं थे उसको। तो थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी किया, वो लोग भी थोड़ा बहुत कर रहे थे, लेकिन उतना उस लेवल पे नहीं था उनका काम। तो यह काम जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको किसी ने रोका है क्या? भाई आप, ठीक है, आपकी है कि बिहार में आपको तेजस्वी यादव RJD के साथ मिलकर लड़ना है, लेकिन मिलकर लड़ना है तो 5 साल घर में बैठे रहना है क्या? भाई वहां तो RJD की सरकार तो नहीं है, वहां जनता दल और BJP की सरकार है और केंद्र की सरकार है। दोनों खिलाफ आप लड़ते क्यों नहीं? संगठन क्यों नहीं बनाते हैं आप? जन समस्याओं को लेकर लड़ते क्यों नहीं आप? तो आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप सत्ता वाली पार्टी हैं, कि आपको लगता है कि हम तो जन्मजात सत्तारूढ़ लोग रहे हैं, 52 से लेकर के हमारी सत्ता हमारा अधिकार है, उसी ढर्रे में चल रहे हैं। अब 10-20 सालों से थोड़ा सा राजनीति पलटी है, उसके हिसाब से आपको लगता है कि बस ये तो टेम्पररी फेज है, खत्म हो जाएगा। तो इसकी सोच आपको बदलनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है, ये बात बार बार आ रही है, धनंजय जो कह रहे थे, राहुल गांधी बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी उस पर रत्ती भर भी आचरण नहीं करती है। और पता नहीं राहुल गांधी को ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। भाई आप जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो नवरत्न घोषित किए गए थे, उनकी लिस्ट बना करके आप पढ़ करके सुनाते थे सभाओं में कि साहब इसमें एक भी दलित नहीं है, एक भी OBC नहीं है, एक भी EBC नहीं है, एक भी महिला नहीं है, एक भी माइनॉरिटी का आदमी नहीं है। आपके यहाँ क्या है? उत्तर प्रदेश का आपका जो अध्यक्ष वो कौन है? उत्तर प्रदेश का आपका प्रभारी कौन है? बिहार का आपका अध्यक्ष कौन है? बिहार का आपका प्रभारी कौन है? और मैं तो एक बार तो गिनाता था ना, जब उत्तर प्रदेश में उस जमाने की बात, जब राहुल गांधी जी बुंदेलखंड गए थे किसी दलित के घर में खाना खाने के लिए, उस समय हमने गिनाया था कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सभी पदों पर एक जाति के लोग थे, सभी पदों पर। कांग्रेस अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, NSUI के अध्यक्ष, कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, AICC में जनरल सेक्रेटरी, AICC में सेक्रेटरी, केंद्र सरकार में मंत्री, सब एक जात के थे। हरियाणा में उसी जाति के अध्यक्ष थे, राजस्थान में उसी जाति के अध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश में उसी जाति के अध्यक्ष थे, बिहार में उसी जाति के अध्यक्ष थे, और उसमें से तमाम अध्यक्ष अभी BJP में चले गए हैं। ये आप क्यों नहीं कर पाते? CWC में क्यों नहीं कर पाते हैं आप दलितों को, OBC को, महिलाओं को, आदिवासियों को उतना प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देते हैं जितनी बातें आप भाषण में कहते हैं? आप चेक क्यों नहीं करते हैं कि हमारी ये स्टेट यूनिट क्या कर रही है? अगर प्रदेश समिति नहीं बन पाती है, जिला अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं, भाजपा ने एक काम किया, अभी उनके संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, कोई जिलाध्यक्ष 60 साल से ऊपर का नहीं होगा। ये उन्होंने स्ट्रक्चर एकदम बना के रख दिया, दे दिया है कि 60 साल से ऊपर का कोई आदमी नहीं बनेगा। आपके यहाँ सारे बुजुर्ग लोग पड़े हुए हैं, वो अपने ढंग से चला रहे हैं पार्टी को, अपने अपने ढंग से। राहुल गांधी को राहुल गांधी जो बयान देते हैं उसके पक्ष में कितने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, प्रवक्ता
प्रदेश के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, कितने लोग खड़े होते हैं, कितने लोगों के ट्वीट आते हैं या बयान आते हैं या वो उस पर संघर्ष की बात करते हैं। तो आप अपनी मोहब्बत की दुकान लेके घूमते रहिए, आप अपनी अच्छी अच्छी बातें करते रहिए, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करिए, सोशल जस्टिस की बात करिए, तो लेकिन उस पर अमल कौन करेगा? सवाल यह है ना कि वो संगठन तो आपके पास होना चाहिए। आपकी सभाओं में बड़ी अच्छी, दिल्ली में भी भीड़ दिख रही थी, लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे, लेकिन उनको मतदान केंद्र तक कौन ले जाएगा, कौन समझाएगा कि हाँ भाई हमारा उम्मीदवार जीतने की स्थिति में हो सकता है और आप जाकर हमारे लिए मतदान कीजिए। और जब राजनीति करते थे राजीव जी, हम लोग सोशलिस्ट पार्टी में उस समय होते थे, हमारे पिताजी लगातार कई चुनाव हारते थे, लेकिन एक आदमी हमारा हमसे अलग नहीं होता था, क्योंकि वो विचारधारा के साथ कमिटेड होता था। हारे या जीते उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये बात कांग्रेस के लोगों को कब समझ में आएगी कि भाई हम हारे चाहे जीते, हमारा वोट जो है वो हमारा रहेगा, हमारे नेता के साथ रहेगा, हमारे विधायक के उम्मीदवार के साथ रहेगा, लोकसभा के उम्मीदवार के साथ रहेगा। जब तक ये भावना नहीं भरेगी तब तक आप कुछ, अब उनको लगता है कि साहब एक तो बैसाखी मिल जाएगी, समझौता हो जाएगा, समझौते में सीटें मिल जाएंगी, हम जीत जाएंगे, और नहीं मिलेगा तो चुनाव सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे। अजय माकन जी को मौका मिलेगा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, कोई चुनाव जीते नहीं, राज्यसभा में बैठे हुए हैं और पैसा बांटने का काम उनके जिम्मे हो जाएगा, चाहे उधर से भी लेंगे इधर से भी लेंगे, हो गया खेल खत्म। बैठ करके कनॉट प्लेस के किसी रेस्टोरेंट में कॉफी पियेंगे, गपबाजी करेंगे, हो गई राजनीति उनकी। तो ये जब तक खत्म नहीं होगा, इस पर जब तक नहीं होगा, आप एकला लड़िए, लेकिन एकला लड़ने के लिए आपको उतनी तैयारी भी होनी चाहिए। जी, समय खत्म हो गया है जयशंकर जी। जी 8:30 बजे का समय है, 8:33 है। प्रोग्राम को खत्म करना होगा, लेकिन उससे पहले चूंकि शुरुआत मणिपुर से की थी, राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है, वो ट्वीट अभी देख लेते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। उस ट्वीट से इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। कांग्रेस पे बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस आखिर कर क्या रही है ये भी समझना जरूरी है। इन सब पे हम बात करेंगे। इसका हिंदी रूपांतरण में कर दे रहा हूं और कह रहे हैं यहाँ पे राहुल गांधी की करीब 2 साल तक बीजेपी के सीएम बीरेन्द्र सिंह ने मणिपुर में बंटवारा कराया। मणिपुर में हिंसा, जान माल के नुकसान और भारत के विचार के विनाश के बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बने रहने की अनुमति दी। सीएम बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे से पता चलता है कि बढ़ते जन दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव ने इस्तीफे के फैसले पर मजबूर कर दिया है। लेकिन सबसे जरूरी प्राथमिकता राज्य में शांति बहाल करना और मणिपुर के लोगों के घावों को भरने के लिए काम करना है। पीएम मोदी को तुरंत मणिपुर का दौरा करना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए और अंत में सामान्य स्थिति वापस लाने की अपनी योजना बतानी चाहिए। सामान्य स्थिति आप कैसे लाएंगे ये बतानी चाहिए। यहां लिख रहे हैं पीएम मोदी मस्ट विजिट मणिपुर एट वंस, लिसन टू द पीपल ऑफ एंड फाइनली एक्सप्लेन हिज प्लान टू ब्रिंग बैक नॉर्मसी। ये जो नॉर्मलसी, ये जो कह रहे हैं राहुल गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि मणिपुर की चिंता, और आप याद कीजिए कि एक नहीं बल्कि 3 बार राहुल गांधी मणिपुर का दौरा और एक बार तो अपनी वो यात्रा लेकर गए ही थे। और उससे पहले भी जब मणिपुर में ऐसे हालात उत्पन्न हुए थे तब भी राहुल गांधी गए थे और उन कैंप्स में भी गए थे जहां शरणार्थी हैं। तो इसलिए भी यहां जरूरी है कि राहुल गांधी ने तत्काल इस पर अपनी बात की है। और दूसरी चीज कि कल से मणिपुर में विधानसभा की शुरुआत हो रही है और कांग्रेस पार्टी ने एन बीरेन सिंह से के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात की थी, मांग की थी, और उससे पहले यह इस्तीफा साफ है कि आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप याद कीजिए इसी मणिपुर में जेडीयू के जो विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था, समर्थन वापसी का लेटर दिया था, जिसके बाद क्या कुछ हुआ था वो भी ड्रामा हुआ था ठीक चुनाव से पहले। इस प्रोग्राम की शुरुआत में मैं इसके तार को इसलिए जोड़ रहा था क्योंकि एक डर था नरेंद्र मोदी को कि कहीं मणिपुर की आंच इस पढ़ी लिखी जो दिल्ली की जनता है वहां तक ना आ जाए, और इसलिए ये डर रहे थे। इसलिए डर रहे थे जिस मिडिल क्लास को साधने की कोशिश हो रही थी वो मिडिल क्लास कहीं रिवोल्ट ना कर दे और कहीं ये पोल न खुल जाए। जो बात हमारे 2 साथी प्रशांत टंडन जी और पंकज चतुर्वेदी जी जो कह रहे थे कि बाहर से लाए गए जो वोटर्स हैं उनकी पोल न खुल जाए। तो बहुत कुछ है जो चर्चा हम करेंगे आने वाले समय में, लेकिन माफी चाहूंगा धनंजय जी दोबारा आपके पास नहीं आ पाया, अमलेंदु जी आपके पास दोबारा नहीं आ पाया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग कर रहे थे और इस चर्चा को आने वाले समय में और आगे बढ़ाएंगे। आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, पंकज जी, धनंजय जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लगातार आप लोगों की बात, आपके विचार सामने आ रहे हैं। नरसिंह कुंदल
खंडलवाल साहब कह रहे हैं केजरीवाल ने कभी नहीं कहा कि वो संविधान बदलने और आरक्षण के समर्थन में हैं या इनके विरोध में हैं।